ओके, सो मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन। राइट। तो बात ये है कि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। राइट। क्योंकि इसके बारे में बात होती नहीं है और इसके वजह से होती है समस्या। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे एक्चुअल में कि किस तरीके से लाइक थर्ड सेमेस्टर जो हमारे पास में है उसको मैनेज कैसे किया जाए। और उसके बाद में प्लेसमेंट का भी सीन हम लोग देखेंगे। राइट। तो जो कुछ भी है, ठीक है, हम लोग थोड़ी सी अपने हिसाब से जो कुछ भी है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वही मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। राइट। तो नाउ लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस फोर कॉन्सेप्ट, राइट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ द MNIT, right? So in which I will first of all I will talk about the academic, then we will talk about placement, then we will talk about the knowledge, and basically knowledge is just like a money, and then I will focus on the like you, right? That is nothing but you self, right? So these four concept right now I am going to basically discuss. Okay, so you are actually feel free if you have any questions regarding this thing, so you can ask me any questions. I have no any problem. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर में कि हमें सब्जेक्ट जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लैब जो है मैनेज नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, जिसके हिसाब से हमारे पास में जो एनर्जी है और जो हमारे पास में टाइम है वो दोनों निकलती हुई जा रही है और हमें पता नहीं चल रहा है। और प्लेसमेंट का जो प्रेशर होता है वो भी आपके ऊपर पड़ना चालू हो गया है, आपको रियलाइज़ हो गया है। ठीक है। तो हम किस तरीके से चीज़ों के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअल में थर्ड सेमेस्टर एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट सेशन में जब आप लोग के बैच का लिया हुआ था तो उसमें मैंने बहुत सारे ऑलरेडी रिसोर्सेज और किस तरीके की चीज़ें होती हैं एक पूरा ओवरव्यू टिल सिक्स सेमेस्टर तक मैंने दिया था, लेकिन फिर उसे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे ताकि चीज़ों को समझने में हमें आसानी हो। राइट। तो नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो, राइट, ये MCA का जो ये थर्ड सेमेस्टर का ये हम लोग का ये शेड्यूल हुआ करता था। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो है आपका लाइक 8 AM से जो है वो स्टार्ट हो जाता था, और मतलब कि जो क्लासेस थी वो 6 बजे तक चलती थी। ठीक है। किसी दिन जो क्लासेस थी वो 10 बजे से चालू होती थी और 1 बजे तक, फिर उसके बाद में आपका 1 घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस, राइट। सो 10 से कभी आप 6 बजे देख रहे हो। ठीक है।
तो बात ये है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहाँ पर है। समस्या ये है कि आप जो है वो अभी थर्ड सेमेस्टर में हो, राइट। और थर्ड सेमेस्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ऐसा सेमेस्टर होता है जो सारी चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर देता है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे आपके 2 सेमेस्टर थे, इसके बाद में आपके 2 सेमेस्टर सिर्फ बचते हैं, 6 सेमेस्टर आप कॉलेज में गुजारते नहीं हो, राइट। तो जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसका वेटेज ज़्यादा है, और थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो बाकी जितने भी हमारे पास में यू कैन से दैट सेमेस्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा है थर्ड सेमेस्टर में हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि आपके इसके बाद में फिर एक फोर्थ सेमेस्टर आता है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद में प्लेसमेंट आता है। तो इसका मतलब अगर आप ड्यूरेशन अगर सही से देखोगे तो आपका तकरीबन 1 साल के आसपास, या फिर आप मान के चलो कि 10 मंथ के आसपास ड्यूरेशन आपका मिलता है। और उसके बाद में चूँकि फोर्थ सेमेस्टर के बाद में आपका प्लेसमेंट हो रहा होता है, तो उसके हिसाब से ये सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बता दिया कि आप देख रहे हो कि क्लासेस की क्या शेड्यूल है। तो हमारे साथ में भी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किस चीज़ की, कि आपके क्लासेस 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक। आप ट्यूसडे को अगर 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 आप हम लोग का रूटीन अगर आप देखोगे तो ये 8 बजे से लेकर के पूरा का पूरा जो है 6 बजे तक का आपका पूरा ड्यूरेशन है। तो हमारे समय में भी यही था, ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। बशर्ते ये होता है कि हमारे पास में जो सब्जेक्टेड हैं वो सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो हर चीज़ के हिसाब से थर्ड सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं मतलब कि हमेशा यही बोलता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको पूरे एमसीए स्ट्रक्चर को बैलेंस करना है तो। मैं बैलेंस का वर्ड क्यों यूज़ किया वो आपको पता चल जाएगा ना। अब मैं बात करूँ तो ये आप लोग का शेड्यूल है, ठीक है। तो अगर मैं मंडे की बात करूँ तो ये 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हो। सबसे पहले मंडे को 8 बजे से लेकर के आपका यानी कि तकरीबन 3 घंटे का जो है वो आपका एक लैब हो रहा है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फिर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक फिर 1 क्लास, राइट। और फिर उसके बाद में आप लोग को 1 घंटे का जो है वो आपका समय मिल रहा है, फिर आपका 3 बजे से। तो ये जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्चुअल में आपका यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा। आप हमेशा जो है वो अपने क्लास के बारे में सोचोगे कि 3 बजे से 5 बजे तक क्लास है, फिर 5 बजे के बाद में आप जाओगे तो फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग, प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसे सोच पाओगे, ठीक है। तो ये जो थर्ड सेमेस्टर है आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम है, मैनेजमेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति मुझे बताए कि हमारे पास में कितने सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर में, कोई एक व्यक्ति मुझे बताए। सर 5 तो थियोरेटिकल है, 4 लैब है। ओके, यानी कि आपने बोला कि 5 हमारे पास में थ्योरेटिकल है और 4 मतलब लैब है, ठीक है। नाउ अगर हम इसी चीज़ को अगर ध्यान से देखें तो यस, हम लोग के पास में जो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग, देन वी हैव द लाइक लैब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस एल्गोरिदम एंड द वेब प्रोग्रामिंग, राइट। बट द थिंग इज़ दैट मैंने आप लोग को जब फर्स्ट सेशन लिया था तो मैंने आप लोग को उसमें बताया था कि हर सेमेस्टर में ईच सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्लेसमेंट से बड़े काम आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस मैनेजमेंट हो गया, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हो गया। ये इसमें 3 सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके प्लेसमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं, और ये चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको कवर कर दिया था। तो किसी के पास में अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है होगा हम हमारे फर्स्ट सेशन का तो वो मांग लेगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो मैंने प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट आखिर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप वेब प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे और जब आप डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप जब सीख रहे होगे तो ठीक उसी समय आप लोगों को एक छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है। डीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो लैब होती है उसी के थ्रू आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिस प्रोजेक्ट में चूँकि वेब प्रोग्रामिंग में आप लाइक HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो इसी में आपको एक छोटा प्रोजेक्ट दिया जाता है। 5 लोगों से 4 लोग का आप ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप बनाना फोर्थ सेमेस्टर की अपेक्षा आसान होता है। तो इसमें जब आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप ये
डेटाबेस मैनेजमेंट जो ये है सिस्टम है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि रियलिटी में आपके पास में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आपने बोला 9, मैं बोलता हूँ कि 9 सब्जेक्ट है ही नहीं थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि कोई चीज़ मिसिंग है। नाउ देखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का। उसके बाद में सी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आपके जो डीएसए का जो आपका लैब होगा, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लैब होगा उसमें आपके कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, सी, राइट। अब जब ये सी लैंग्वेज आपका डीएसए और ऑपरेटिंग सिस्टम के में यूज़ होगा तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और यू कैन से दैट डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम अगर बात करें तो फिर उसमें डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ होगा। यानी कि जो बच्चों का डेटा स्ट्रक्चर और सी ये दोनों अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा तो उनका डीएसए का लैब अच्छा नहीं होने वाला है। ये रियलिटी है, ठीक है। इसका मतलब कि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को मिला करके अगर आपका सी मजबूत है, डेटा स्ट्रक्चर मजबूत है, तब आपको एल्गोरिदम की आपको थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से यानी कि थर्ड सेमेस्टर में वैसे बच्चे जिनका ना तो सी कंप्लीट है ना तो डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, राइट। सो वे जो है वो फिर एल्गोरिदम में इनकी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम आप कैसे समझोगे, ठीक है। समझना के लिए तो हल्की सी मैथमेटिक्स होगी, वो आप समझ जाओगे, लेकिन आप प्रोग्राम लैब में बनाओगे कैसे, विदाउट सी, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो दैट मीन्स ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड सेमेस्टर को बैलेंस करने के लिए। दैट्स वाई मैंने पहले सेशन में ही आप लोग को बोला था कि सी आप लोग के हर सेमेस्टर में यूज होगा, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल एंड डीबीएमएस थ्योरेटिकल अलग होता है, ठीक है। माई एसक्यूएल अलग होता है। माई एसक्यूएल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है आपके, जो थ्योरी पोर्शन आप पढ़ाई करते हैं। माई एसक्यूएल का रिसोर्सेज आप W3 स्कूल से जा सकते हैं, बट उसमें एक और आ जाता है, दैट इज़ नथिंग बट अ PL एसक्यूएल, और ये PL एसक्यूएल जो होता है वो आपके DBMS के लैब में आता है। तो ये 1 सब्जेक्ट 2 3 4 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो माई एसक्यूएल अगर आपको आता होगा तो PL एसक्यूएल के हिसाब से आपको उसके बाद में फिर आपको यू कैन से दैट PL एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपका मतलब कि अच्छा हो जाता है अगर आपका माई एसक्यूएल सही है तो, ठीक है। तो थ्योरी का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और माई एसक्यूएल ये दोनों चीज़ जब मिल जाता है तो यू कैन से दैट PL एसक्यूएल आपको समझ में आ जाता है, राइट ना। उसके बाद में आपके कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन प्रोजेक्ट तो मिलता है, ठीक है। हमारे समय में मिला था, आपको आपके सीनियर के समय में भी मिला था। तो थर्ड सेमेस्टर तो एक तो इतना एक्सटेंसिव यू कैन से दैट आपका शेड्यूल है, और ऊपर से अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक प्रोजेक्ट भी है। ये प्रोजेक्ट जो होता है आपके 5 लोग 4 लोग के ग्रुप मेंबर बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट का आपका बेसिक ये होता है कि आप जब वेब प्रोग्रामिंग जो आप कर रहे हो उसी में आप मतलब कि DBMS लगा दो और प्रोजेक्ट के बना दो। उसके बाद में हम बात करेंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में, तो ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद में वेब प्रोग्रामिंग जब आप लैब में जा रहे हैं तो वेब प्रोग्रामिंग के बाद में सिलेबस में आपका कोई भी मेंशन नहीं है जावा स्क्रिप्ट HTML CSS का, लेकिन वेब प्रोग्रामिंग की बेस आपकी ये 3 लैंग्वेज है। ये 3 लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती हैं जो आपके वेब प्रोग्रामिंग के उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट हो गया आपका, HTML हो गया, CSS, यानी कि एक और बर्डन हो गया, नहीं तो वेब प्रोग्रामिंग के लाइफ में हम अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक आपका ये एक सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग का, तो इसको हम सही रखते हैं। उसके बाद में आ जाती है दैट इज़ अ कोडिंग, ठीक है। आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपके पूरे एकेडमिक करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन है कि प्लेसमेंट के बारे में चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता, जो एकेडमिक और जो सेमेस्टर में जो आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं वही आगे चल करके प्लेसमेंट में आपको हेल्प करते हैं। तो कोडिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और कोडिंग के लिए समय चाहिए, और समय के लिए आपके पास में समय होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से अपना शेड्यूल देखोगे तो आपका टाइम एंड एनर्जी बोथ ऑफ देम कहीं ना कहीं आपका यूटिलाइज हो जा रहा है। उसके बाद में इंग्लिश का लिटिल बिट नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। किस तरीके का इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन, ठीक है, किस टाइप का कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई कर रहा हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मैं इंग्लिश में समझा सकूँ इन फ्रंट ऑफ एनीवन, राइट।
अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर मुझसे वो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, तो मैं अगर उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, दैट इज़ इनफ। ठीक है, इंग्लिश की इतनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज़ टोटली इनफ, राइट। सो अब हम जरा सा काउंट करते हैं, अब हमारे पास में कितने जो है वो सब्जेक्ट हो गए। ये आपके 1 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नियरली आपके पास में 15 आपके पास में सब्जेक्ट्स हो गए, नियरली, राइट। अब आप मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़े से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस शीट को, इस स्लाइड को आप लोग ज़रा अच्छे से देखना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें जो भी आपके टीचर कॉन्सेप्ट कराएं, जो भी उन न्यूमेरिकल कराएं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन, और यू कैन से दैट व्हाट इज़ अ डेड लॉग, ओके, व्हाट इज़ अ डेड लॉग। सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये इंपॉर्टेंट हैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। आप तो बोलोगे भैया एक काम करो, अभी तो हम 3rd सेमेस्टर में हैं, आगे हमारे पास में 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर के बाद ना प्लेसमेंट होता है, तो 4th सेमेस्टर के बाद में हम पढ़ाई कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है वर्कलोड का, ठीक है, मैं वो आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हो, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मदद कर रहा है, और जो आप न्यूमेरिकल पढ़ाई कर रहे हो अपने या फिर जो टीचर करा रहे हैं, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के देखूं, जो कि 4th सेमेस्टर के बाद में होने वाला है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वही कॉन्सेप्ट और प्लस में एमसीक्यू, किस टाइप का एमसीक्यू, राइट। गिग्स फॉर गिग्स पर आप जाइएगा, एमसीक्यू खोजिएगा, वो मिलेगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल के भी होते हैं और कुछ दैट मीन्स थ्योरेटिकल एमसीक्यू, ठीक है। तो वो चीज़ आपका यहाँ पर काम आ जाती है, यानी कि आपको ये पता ऑलरेडी है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो 3rd सेमेस्टर ही ऐसा, मतलब कि वो एक बेस आ जाता है जिसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब आप कैसे जो है वो टैकल करोगे अपने पढ़ाई को, और यही एक समय होता है कि आप सीरियस हो जाओ अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। आपने इतना पैसा दे रहे हो, लाइक 70,000 रुपीज़ जब आप दे रहे हो पर सेमेस्टर में, ठीक है। माँ बाप भी आपको कब तक सपोर्ट करेंगे, ठीक है, उनका भी एक लिमिट होता है, सबका एक लेवल होता है, तो उसके हिसाब से ये सेमेस्टर आपको सीरियस हो करके करने वाला है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कि मतलब फील करना चाहता है ना कि किसी ने मुझे बताया नहीं। कुछ लोग जो है वो यूट्यूब कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उनके यूट्यूब चैनल पर जा करके कई बार कमेंट करा कि भाई स्टॉप दिस। एक वीडियो जब आप बनाते हो, जस्ट अ मिनट, जब आप एक वीडियो जब आप एक वीडियो लाइक जब आप एक वीडियो बना रहे होते हो तो 3 से 4 घंटे जाता है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में 14-15 आपके सब्जेक्ट हैं, 3 से 4 घंटे एक्सटेंसिव आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है। 3 से 4 घंटे अपना एनर्जी इसमें अगर वीडियो बनाने में दोगे तो आप कहाँ से आप कर पाओगे। और 3rd सेमेस्टर गेटवे होता है आपके प्लेसमेंट का पूरा ज़रिया का, राइट, क्योंकि मैंने बता दिया कि आपके मिड में पड़ता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। इफ आई टॉक अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका एसक्यूएल एंड एक आपका पीएल एसक्यूएल, राइट। ये 2 चीज़ें होती हैं, ये आपके लैब में पढ़ाया जाता है, और डीबीएमएस का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट आपके एग्ज़ाम से है, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो थ्योरी पार्ट है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट मतलब कि कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं और आपको उसमें अपना लॉजिक लगा करके, एंड लगा करके, ये सारी चीज़ लगा करके बनाना पड़ता है, राइट। तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले राउंड में आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो हमें एसक्यूएल एमसीक्यू पर फोकस करना है। उसके बाद में थ्योरी का जो हमने यहाँ पर पढ़ाई करा हुआ है, ये थ्योरी, ठीक है, इसका एमसीक्यू हमें करना है फॉर द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट नाउ। तो ये डीबीएमएस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में। तो अगर मैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में अगर बात करूं,
तो सॉफ्ट कंप्यूटर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओनली अगर यानी कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में अगर आपने लाइक न्यूमेरिकल अगर आपने अच्छा से करा हुआ है तो एग्ज़ाम में आप दैट इज़ ओके, ठीक है ना। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सही मतलब कि वेटेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। थर्ड सेमेस्टर का एक ऐसा पेपर जो आपसे डिमांड करता है कि आप इसमें ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की आपकी डिमांड करता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एग्ज़ाम में भी मदद करता है और ये आपके प्लेसमेंट में भी मदद करता है जब आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तब, ठीक है। तो ये जो है डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ये आपसे करता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास में C++ और डेटा स्ट्रक्चर हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी इसको हैंडल करने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो दैट मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, कंट्रीब्यूट कर जाएगा इसका पढ़ा लिखा, और प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्ट कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पर हम ज़्यादा समय देंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग का। तो अगर हम ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग के बारे में बात करें तो ये दैट इज़ नथिंग बट ये आपका कॉन्सेप्ट है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी सी लैब साइड के ऊपर, राइट। तो लैब के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका लैब होता है। सी में आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी लेट सपोज आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सी, ठीक है। लिंक लिस्ट आना चाहिए। लैब का जो है वो क्वेश्चन हो मतलब कि जो लैब के जो क्वेश्चन जो कराए जाते हैं ऑन द डेली बेसिस वो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लैब के एग्ज़ाम के लिए इनफ है। प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नथिंग बट अ कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें ओएस लैब को ज़्यादा लेवल में नहीं जाना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, हमें उसी लेवल तक रखना है ताकि हम इसमें एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। Because always remember that you all have a limited amount of time, right? Now if I talk about database management system, so हमारे पास में आ रही है आपकी that is nothing but a SQL, right? SQL में आपका PL/SQL भी आ जाता है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से MySQL ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉन्सेप्ट कैरी हो जाता है आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि अगर इस DBMS में जिसमें सबसे ज़्यादा कमांड करना है वो आपकी ये आपके MySQL है। PL/SQL अगर आपको नहीं भी आता है क्योंकि ये आपका एडवांस और यू कैन से दैट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द MySQL हो जाता है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। और आपसे कोई इंटरव्यूअर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपसे उम्मीद भी नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपकी MySQL है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप जो भी आप क्यूरी पढ़ोगे, ठीक है, वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे प्लेसमेंट में, और जब आप MCQ सॉल्व कर रहे होगे तो ये सारी नॉलेज आपको मतलब यूज़ हो जाएगी जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई करोगे। लेकिन बात ये भी है कि DBMS के लैब के एग्ज़ाम में MySQL ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी में, ठीक है ना, थ्योरी में अलग होगा, राइट। तो ये ओनली फॉर द लैब के लिए जिसमें आपकी MySQL का कॉन्सेप्ट यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपका नॉलेज आपका काम आ जाएगा प्लेसमेंट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की लैब। आपको एक दे दिया जाएगा नंबर ऑफ अरे, लिस्ट ऑफ अरे, उसमें आप डिफरेंट यानी कि बबल शॉर्ट, शॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ें आप लगाओगे, शॉर्टिंग टेक्निक, ये सारी चीज़ें आप लगा करके क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। 3 घंटे का आपका डिज़ाइन एनालिसिस का ये आपका लैब होता है। उसमें आप ऐसा पता चलता है कि आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि लेट सपोज आपका सी उतना सही नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर सही नहीं है, और आपके जो टीचर हैं वो आपको दे दिए कि लो ये सॉल्व करो। सॉल्व तो आप कर सकते हो लेकिन आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा इंटरनेट से। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे कॉलेज में इंटरनेट भी नहीं मिलता है फॉर द लैब के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया एक काम करो, अब तो इतना सी को हमने रिवीजन नहीं करा, डेटा स्ट्रक्चर को रिवीजन नहीं करा, अब हमने रिवीजन करा नहीं तो हम डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के लैब में जाके अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट होती है समय के साथ में, ठीक है। जैसे जैसे डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिदम आपका जाता जाएगा उसका लाभ, आप प्रेशर फील करोगे क्योंकि आपका ये बेस सही नहीं है,
ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड सी, क्योंकि आपकी दोनों प्रोग्रामिंग, उसके बाद में एल्गोरिदम में, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करो, व्हाट इज एल्गोरिदम, राइट? Algorithm is nothing but you can say that it is a like a time taken by you can say that your program, time taken by your algorithm. Okay, it is a step by step procedure to solve a given problem, right? So but the thing is that time complexity निकालना, जो आपका ग्राफ ड्रॉ होता है आपके लैब में, वो सारी चीज़ें आप निकाल कर चेक करते हो, वैसे तो है तो अच्छी लैब, लेकिन दिक्कत ये होता है कि आपने रिवीजन करा नहीं इसी डेटा स्ट्रक्चर का, तो आप घंटा उखाड़ोगे आप एल्गोरिदम के लैब में, ठीक है? तो अब यहाँ पे बातें करते हैं कि ऑल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितना भी आप पढ़ाई करो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं जैसे कुछ एल्गोरिदम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व कर रहे होगे। और डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक एमसीक्यू भी होता है, तो गिग्स फॉर गिग्स पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से एक्चुअल में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? वो आप कैसे आप करोगे वो आपको ही करना पड़ेगा, दुनिया का और कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं बताने आने वाला है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं वेब प्रोग्रामिंग की, ठीक है? बोलोगे भैया कि ठीक है ऐसा है कि हम वेब प्रोग्रामिंग में जो है वो चले गए और वेब प्रोग्रामिंग लैब में बैठे हैं, वहाँ पे टीचर ने हमें बोल दिया कि ये जावा स्क्रिप्ट HTML CSS पढ़ाई करो, ठीक है? हमने पढ़ाई कर लिया, उतना ज़्यादा सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लैब के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। एंड इफ़ यू वांट देन आप इसमें जावा स्क्रिप्ट HTML अगर आपको इंटरेस्ट है तो जो है वो आप इसमें जो है वो डीप में आप जा सकते हो, राइट? दैट मीन्स इफ़ यू वांट देन ओके, लेकिन आपके पास में ऑलरेडी आप देखोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, MySQL, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी मैक्सिमम टाइम ले रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद में एक और सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट आएगा कब? जब आपका नवंबर में नॉर्मली आता है, यानी कि दिवाली के समय पर वो सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है एक प्रोजेक्ट, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। उसमें आपके वेब प्रोग्रामिंग में, जो भी आप वेब प्रोग्रामिंग लैब में जावा स्क्रिप्ट HTML CSS पढ़ाई कर रहे हो, उसी के साथ में आपसे बोला जाएगा कि जो DBMS MySQL जो आपने पढ़ाई करा ना, उसमें आप इसमें एम्बेडेड कर दो, तो उस पर भी हम अभी आएंगे, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस लेवल पर, किस सब्जेक्ट को एग्ज़ाम के लेवल पर हमें ले जाना है, और कौन सी चीज़ है, कौन सी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हमारे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेसमेंट अभी नहीं होगा, लेकिन प्लेसमेंट की तैयारी यहीं से थर्ड सेमेस्टर से ही करनी पड़ेगी, ठीक है? नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, सो आप ये देख सकते हो, एक्चुअली ये हम लोग का यू कैन से दैट ये सीटिंग प्लान था, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9:30 से 12:30 तक, राइट? तो इस तरीके से आपके जो लाइक एंड सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर जो होते थे उसका ये आपका शेड्यूल है, राइट? तो ये आपके लाइक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और या थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो थर्ड सेमेस्टर का जो मेनली एग्ज़ाम होता है वो दैट इज़ नथिंग बट इवनिंग में ही जाता है। अब वो डिपेंड करता है एवरी ईयर, राइट? बट द थिंग इज़ दैट ये आपकी पूरी की पूरी शेड्यूल रहती है, राइट? नाउ अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है? ये आपकी एकेडमिक कैलेंडर है, ठीक है? हम लोग जो हैं वो आज यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है? यहाँ पर इस पॉइंट पर हम बातें कर रहे हैं, कल से जो है सितंबर हो जाएगा, उसके बाद में आपका SOC स्टार्ट ऑफ क्लासेस यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है? बट इट इज़ फॉर द G4। आप लोग किस में आते हो, G4 में आते हो कि G1 में आते हो? कोई एक व्यक्ति मुझे बताएं। G3 में से। ओके ओके, सो G3 में जो है वो आप आते हो, ठीक है? तो आप लोग का क्लास यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, राइट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आप लोग की ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आपने अभी कितना क्लासेस किया, लाइक 19 आप ऐसे कर लो, ये काउंट ऐसे कर लो, ये काउंट ऐसे कर लो, ठीक है? तो इतना ही, यानी कि आपने तकरीबन ये 4 और इतना, ओके, अप्रॉक्सीमेटली आपने 12 to 15 डेज़ का आपने क्लास करा है और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आदमी एग्जॉस्ट होता है, यस और नो? यस सर। मज़े, तो थर्ड सेमेस्टर के मज़े आ रहे हैं कि नहीं?
कोई बताए यस मुझे। गुड। यस सर, हेक्टिक है पूरा। हाँ, तो अब हम देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा लोग, जो भी आपका जो भी शेड्यूल है, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सेकेंड सेमेस्टर जैसा फर्स्ट सेमेस्टर जैसा टाइम यूटिलाइज कर दें, नहीं होने वाला। थर्ड सेमेस्टर जो होता है वो आपका बिगर ब्लॉक होता है, और फिर उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर में आपका स्मॉलर ब्लॉक। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास में प्रेशर होता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस पोजीशन में फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बगल में आपका जो है वो प्लेसमेंट वाली चीज़ जो है वो आपकी हो रही होती है। ठीक है, इसका मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा कोर्स रखने का ये भी एक वो है कि आपको सारी चीज़ें मतलब दे दी जाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैं आपको इसमें बताना क्या चाह रहा था। ठीक है, पॉइंट वन। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपको जो भी ये छुट्टी मिल रही है, ठीक है, या फिर दशहरा का, या फिर लाइक दिवाली का, दिवाली ब्रेक, ठीक है, तो इस दिवाली ब्रेक में आप कोशिश करिए कि आप अगर प्रोजेक्ट में हैं, प्रोजेक्ट अगर आपके लैब की तरफ से मिल जाता है, प्रोजेक्ट आप बना करके बनाइए। और आप लोग घर पर कृपया करके अभी मत जाइए, क्योंकि ये सेमेस्टर अगर बैलेंस हो जाता है तो प्लेसमेंट के हिसाब से हम वर्कलोड कम कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ वर्कलोड वर्कलोड, आखिर वर्कलोड होता क्या है, मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट जो भी आपके पास में टाइम ड्यूरेशन, यानी कि जो ये दीपावली का ब्रेक मिल रहा है यहाँ पर एक दिन का, ये इस एक दिन के ब्रेक को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सैटरडे संडे के अंदर आ रहा है। ट्यूसडे वेडनेस का ये हम जो ब्रेक है वो काउंट कर सकते हैं, इस ब्रेक को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको समय को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि जो आपको एक्चुअल में सैटरडे संडे का जो समय मिल रहा है इसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे कैसे? दिवाली के बाद जैसे ही आप लोग घर से आओगे, ठीक है, तो लाइक आप लोग किस में हो, G3 में हो, राइट। सो G3 का आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर हम बात करें तो ये पोर्शन है। ठीक है, यानी कि दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में एक बार एग्ज़ाम हो गया, थर्ड सेमेस्टर का आपकी कहानी ख़त्म। यानी कि एक्चुअल में आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ, 4 मंथ में आप लोग के पास में पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर की आपकी स्टोरी है, जो आपकी इस तरीके से बन रही है। लेकिन बात यह है कि फोर्थ मंथ में हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, हम किस पे ध्यान दें, तो मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कोशिश करिए कि सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ करने का, और जो ये आपके पास में ब्रेक मिल रहा है ना दिवाली का 10 से 9 दिन का, इसको आप यूटिलाइज़ करने के बारे में कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास में प्रोजेक्ट भी है, वेब प्रोग्रामिंग है, हेवी सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। तो इस तरीके से उसके बाद में आप जब आप आओगे तब आप फोर्थ सेमेस्टर में ऑलरेडी चल जाओगे, तो फोर्थ सेमेस्टर के बारे में अभी मैं बात करूँगा नहीं। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के बारे में बात क्यों करना है? ठीक है, बात इसलिए करना है कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद में आता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर, और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होती है प्लेसमेंट। तो इसलिए हमें फोर्थ सेमेस्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि फोर्थ सेमेस्टर में होने वाला क्या है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपके किस लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग कराई जाएगी? सी से। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उतना वो नहीं होता है। मिनी प्रोजेक्ट SRS आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपके एक गाइड असाइन होंगे आपको। लेट सपोज अगर आप गाइड अगर आपको असाइन होते हैं, तो जिसका जितना पॉइंटर होता है उस पॉइंटर के बेसिस पे आप असाइन होते हो, यानी कि जिसका 9 के आसपास जो पॉइंटर होता है, अगर वो बंदा, उस ग्रुप के बंदे अगर किसी को भी किसी प्रोफेसर को पॉइंट कर देते हैं तो वो प्रोफेसर उनको मिलता है। बट द थिंग इज़ दैट ये कल्चर अब ऐसा होता है, अभी भी ऐसा ही होता है, बट द थिंग इज़ दैट ये रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट एक और आ जाता है। तो ये प्रोजेक्ट वाला आपसे डिमांड करता है किस चीज़ का? थर्ड सेमेस्टर के वेब प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट, HTML और MySQL का। अगर आपके पास में ये नॉलेज है तो आप तभी ना मिनी प्रोजेक्ट में आप अपना टाइम बचा पाओगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक किसे इंप्लीमेंट कर रहे होगे? सी से। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स। देन उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो कुछ तो आना तो चाहिए। अब मान के चलो फोर्थ सेमेस्टर में तुम गए और उसी समय नया टेक्नोलॉजी, तुम वेब टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाई करके प्रोजेक्ट बनाए, तो तुमसे ज़्यादा समय मांगेगा। ठीक है, तुम्हारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सर पे तुम्हारे पास में प्लेसमेंट है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद में डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। उसमें
भयंकर लेवल की जो है वो आप पे वर्कलोड को हम मैनेज करते हैं। वर्कलोड क्या होता है फिर मैं आऊँगा, ठीक है। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट है। डेटा माइनिंग किसको समझ में आने वाला है, उसी को समझ में आएगा जो आज के समय में DBMS जिसको समझ में आएगा, ठीक है। तो डेटा माइनिंग का आपका वो एक पार्ट हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल इलेक्टिव एवरी ईयर जो है चेंज होता रहता है। तो हमारे टाइम पर क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी था, ठीक है। इसमें मतलब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 4th सेमेस्टर की। इसका मतलब कि अगर आज हम किसी तरीके से सी अगर अच्छा कर लेंगे तो ये आगे भी 4th सेमेस्टर में काम आएगा। और 4th सेमेस्टर के बाद तो प्लेसमेंट चालू हो जाती है। 5th सेमेस्टर में आपको उतना ज़्यादा मतलब कि टीचर को भी पता चल जाता है कि इनका प्लेसमेंट चल रहा है, तो अब बच्चों से ज़्यादा मतलब कि इन पे दबाव नहीं डाला जाए, ठीक है। तो 4th सेमेस्टर की भी आपको स्टोरी ध्यान में रखनी है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो 3rd सेमेस्टर में वो कहाँ पे जाके यूज़ होने वाला है, ताकि आप यहाँ पर आकर के टाइम बचा सको, ठीक है। आप बोल रहे हो ना कि सर टाइम वो नहीं हो रहा है, आपको यहीं पर टाइम बचानी है इसी तरीके से, ठीक है ना। उसके आगे अगर मैं जाऊँ तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि इस तरीके से आप लोग रिज्यूमे आप अभी से बनाना सीख लीजिए, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस है जो भी आप इसी फॉर्मेट में। तो अगर आप लाइक इसमें अगर आप लोग जस्ट अ मिनट, इसमें अगर आप लोग क्लिक करोगे इस PPT में मैं शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको वो लैटेक्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। प्रोग्रामिंग स्किल में जो भी आपको अभी तक आता है, ठीक है, अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। कोर्स वर्क में लिंक में जो है जितना भी आपके पास में हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लेट कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, जितना भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपके, ठीक है। और एकेडमिक में अगर लेट सपोज अगर आपने अभी तक किसी में पार्टिसिपेट करा है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाए हो, आप बोलोगे प्रोजेक्ट बनाए ही नहीं, इसीलिए हमारे जो टीचर हैं वो 3rd सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट डाल देते हैं कि कम से कम बच्चों के पास में एक प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप वो प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो। कोई भी चीज़ इस तरीके के, दैट मीन्स कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में कोशिश करिएगा कि आप लोग अपना रिज्यूमे बनाने के लिए जो लैटेक्स पर बनता है, ओवरलीफ पर बनता है। तो जब मैं ये आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वर्कलोड के बारे में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा था वर्कलोड होता क्या है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, आप ऐसे समझो ये आपका है लाइक 3rd सेमेस्टर, ठीक है। ये है आपका 2nd सेमेस्टर, ये है आपका 1st सेमेस्टर, ये है आपका 4th और ये है आपका 5th। 4th और 5th के बीच में जो होती है आपकी प्लेसमेंट नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। प्लेसमेंट में क्या पूछे जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर मेरे पास में पहले से उस सब्जेक्ट का नोट्स बना होगा, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो सिर्फ मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर मैं रिवीजन कर लूँगा तो जो भी मेरे पास में एक्स अमाउंट की टाइम बचेगी वो टाइम मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर दे पाऊँगा। तब मेरा जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो यू कैन से दैट स्पीड है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। इसी को वर्कलोड बोलते हैं, ठीक है। और यही जो है यही पोर्शन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम ना तो हम नोट्स बना पाते हैं, ना तो हम सही से रिवीजन कर पाते हैं। और अंत में होता क्या है, जब ये जो सेक्शन आता है आफ्टर 4th सेमेस्टर बाद में, तो बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने नोट्स बना लिया है, उसका रिवीजन कर लिया, आप में ऑलरेडी है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो अब बात है कि वर्कलोड कम कैसे होता है, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, DBMS जो पढ़ाई कर रहे हैं, और SQL जो पढ़ाई कर रहे हैं, और नेटवर्किंग जो आपके 4th सेमेस्टर में आने वाला है, जिसका भी हम केयर नहीं करेंगे। अगर इन इन 3 से 4 सब्जेक्टों का अगर आपने नोट्स बना लिया, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे कैसे मदद करेगा हमारी ये प्लेसमेंट में, ठीक है। आप ऐसा समझो कि 4th सेमेस्टर को आप ऐसा मतलब अज्यूम करो कि 4th सेमेस्टर एकदम तुरंत चला जाएगा, ठीक है। उस समय आपका गर्मी आ जाती है, और गर्मी के बाद में डायरेक्ट जब यहाँ पे प्लेसमेंट वाले सीजन में जब आप इंटर करोगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास में टाइम ही नहीं है। तो नोट्स आपके पास में ये होना चाहिए। कैसा नोट्स होना चाहिए, वो नोट्स होना चाहिए जो आपको समझ में आए, ठीक है, ओके। लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो सी अगर आपका अच्छा है तो आप C++ पर स्विच करते हो फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। जावा है, जावा से भी आप लाइक CP पे जा सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके व्यक्तिगत की चीज़ होती है,
ठीक है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो रिज्यूमे पे जो आप मेंशन करोगे कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो SQL C जावा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके बाद में दैट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है इस वर्कलोड को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर क्या है? तो वो आपका परसेंटेज है जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। पॉइंटर अच्छा होगा तो आप जो बहुत सारी जो कंपनियां आती हैं उसमें आप सिलेक्ट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रिज्यूमे। इसीलिए मैंने बोला कि रिज्यूमे आपको बना लेना है सैटरडे संडे को। थ्योरी के जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कोशिश करो नोट्स बना लेने। और जो CP है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए है, ठीक है, वो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाई कर रहे हो, जो डेटा स्ट्रक्चर जो सेकंड सेमेस्टर में आपका था, वो आपकी स्पीड बूस्ट करने में मदद करेगी। एक और सब्जेक्ट होता है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट एप्टीट्यूड रीजनिंग MCQ ऑफ थ्योरी सब्जेक्ट। तो जब हमारे पास में 4th सेमेस्टर जब हम पास करके 5th सेमेस्टर वाले टाइम जोन में जाते हैं तो एक्चुअल में हम इसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ना कि हम और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS SQL पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका समय चला गया, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कोई भी कंपनी आती है वो आपके CP के बेसिस पे आपका सिलेक्शन करेगी, ठीक है। और आप उसी समय लेकर के बैठो, नहीं हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म ही करके मानेंगे, जाओ ख़त्म करो, ठीक है। कंपनी की एक फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, लाइक अगस्त से लेकर के लाइक नवंबर तक मान के चलो, ठीक है, एवरी ईयर। उस फ्रीक्वेंसी में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS के आप कॉन्सेप्ट में जैसे वो अगर आप उलझ गए तो समझ लो कि आप CP की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर पाओगे। और फिर आप बोलोगे कि मैं नहीं कर पाया। आप नहीं कर पाए, एक्चुअल में आपने वर्कलोड को कभी आपने समझा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वर्कलोड को हमें कम करना है। कैसे कम होगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी आज के वर्तमान समय में, ताकि जब हमारे पास में ये ड्यूरेशन जो बचे तो इसमें सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और MCQ ऑफ थ्योरी पे ज़्यादा समय दे पाएँ, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपसे समय मांगेगा, ठीक है। अगर आपके पास में सिर्फ कंटेंट रहेगा, अगर आप उससे रिवीजन करोगे तो आप उससे वर्कलोड को कम करके वो ज़्यादा समय आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को दे पाओगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं हो पाता है कंटिन्यूस बेसिस पे हो भी नहीं पाता है, ठीक है। कभी आपकी ये लाइक असाइनमेंट है तो उस सब चीज़ों पे हमें जो है वो फोकस नहीं करना है। बट द थिंग है जो आपके पास में सैटरडे का जो आपके पास में समय है, जो आपके पास में सैटरडे का जो समय है, जो आपके पास में जो संडे का जो समय है, आपको पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा उस पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमारे पास में पता चल गया कि 3rd सेमेस्टर में भी हमें प्रोजेक्ट मिलेगा अंत में जाके, 4th सेमेस्टर में भी, तो सिलेबस में भी वो इंक्लूड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेब प्रोग्रामिंग, वेब मोबाइल, आप किसी में भी हो कंफर्टेबल, ठीक है, आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिर बच्चे गलत करते हैं, वो पाइथन जो है वो सीखना चालू कर देते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। भाई आपके पास में समय नहीं है, आपको इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की स्पीड इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। यानी कि 3rd सेमेस्टर में जो आप लाइक जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो, CSS सीख रहे हो, HTML सीख रहे हो और जो लाइक MySQL सीख रहे हो, इन्हीं से मिला करके आप एक आइडिया रख लो जो आप आइडिया यूज़ कर सको 4th सेमेस्टर में। एक और तरीका होता है, यूडेमी से हम एक्चुअल में कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है ना, 500 रुपये के आसपास में एक कोर्स आता है। उस कोर्स में आपके 10 प्रोजेक्ट वेब टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट होते हैं। देख करके आराम से वो प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 4th सेमेस्टर में आप उसे दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि 4th सेमेस्टर में आपको समय बचाना होगा, तभी तो हमारा टारगेट क्या है, इसके बिना आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दैट मीन्स वर्कलोड बैलेंस, ठीक है, क्योंकि इस वाले पोजीशन में ये आपकी रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस, ठीक है। आपके पास में फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये जो बंदी है इसके पास में इतना लेवल है, ठीक है, ये बंदा है इसका इतना लेवल है, ये जो बंदा है इसका इतना लेवल है। हर एक इंडिविजुअल का, हर एक विद्यार्थी का जो लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। ये जो बंदा है इसने अपने ग्रेजुएशन में भी अच्छा से पढ़ाई किया हुआ है, तो इसका लेवल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है,
ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जो हमेशा आवारागर्दी में रहता है, ग्रेजुएशन में उसने कुछ पढ़ा नहीं किया या फिर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से था, तो उसको ज़्यादा एफर्ट का ये करना पड़ेगा। बात ये है कि वो तो चीज़ें आपको मिल जाएगी लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप जिस पोजीशन पे हैं, नो योर लेवल, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके सी डेटा स्ट्रक्चर कम से कम कोशिश करिए सैटरडे संडे को बैठ कर के 1 बार 2 बार 3 बार में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके एल्गोरिदम के लैब में थोड़ी सी स्पीड आ सके, थोड़ी सी बातें समझ में आ पाए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट नो योर लेवल, व्हाट इज़ योर करंट लेवल इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि जब मैं बात करता हूँ आपसे लेवल के बारे में कि व्हाट इज़ योर लेवल, तो आप अपना लेवल फाइंड आउट कैसे करोगे, ओके। तो आप अपना लेवल इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट फाइंड आउट करोगे कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कैसा फील कर पाते हो, ठीक है। और अगेन एंड ऑल्सो यू कैन चेक दैट कॉन्फिडेंस लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछिए कि जितने भी अभी क्लासेस हुआ है उसमें मेरा लेवल क्या है, आपको पता चल जाएगा। DBMS में है, जो भी अभी हुआ है उसका लेवल आप देख लीजिए। PL MySQL PL SQL में जो भी है उसमें आप लेवल देख लीजिए। डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, एल्गोरिदम में क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपका लेवल है। अगर आपका आपका जवाब आता है कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपन की लेवल नहीं है, दैट मीन्स आपको ये गैप फिल करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स देने पड़ेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये जो गैप है इसी को भरना है आपको, ठीक है जी। ना सो प्लेसमेंट का लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आपके पास में लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका लाइक DBMS हो गया, ये आपका लाइक यू कैन से दैट MySQL हो गया, और यू कैन से दैट ये आपका CP हो गया, ठीक है। प्लेसमेंट का एक लेवल होता है, एक बैरियर होता है, उसमें वो आपसे डिमांड करती है कि आपके पास में एटलीस्ट मिनिमम इतना तो कॉन्सेप्ट आपके पास में होना चाहिए। जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पर आते हो तो आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हो प्लेसमेंट के लेवल से, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लेवल से जैसे आप क्वालिफाई करोगे आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको सोचना कब तक पड़ेगा, एफर्ट कब तक डालना पड़ता है, जब तक आपका ये लेवल प्लेसमेंट के लेवल तक ना हो जाए, और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या पढ़ाई करना ही एक सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता चल चुका है, थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, तो आपको अपना लेवल अगर पता चल गया हो तो उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आप सारी चीज़ें के बारे में आप एक साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है C और डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपकी वो नहीं है, इसको कोशिश करिए कि एक लेवल पर लेकर के जाने की। अगर आज आप 19 हैं तो कोशिश करिए इसको 20 लेवल पे ले जाने की कोशिश करिए, ताकि जो आपका एल्गोरिदम का है वो कम से कम आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसको जो है वो आपको इस लेवल पर लेकर के जाना है, ताकि एल्गोरिदम आपको इसमें पूरा डीप नहीं जाना है, पूरा डीप आप जा भी नहीं सकते हो, बिकॉज आपके पास में लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। MySQL है, वेब प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीज़ें करने को। तो आपको इस चीज़ को एक बार रिवीजन गो थ्रू इतना कर लेना है ताकि एल्गोरिदम की कथा कहानी समझ में आए, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि मैनेज करना कैसे है, ठीक है ना, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो हमसे भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जस्ट 1 मिनट, लेकिन हमारे सीनियर ने, ठीक है, एक सेशन लिया, तब हमारा जो है वो दिमाग थोड़ा सा खुला कि आखिर कैसे करते हैं। तो उन्होंने ये एक चीज़ बताया, दैट इज़ नथिंग बट आपके पास में एक टाइम है और आपके पास में एक एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी का जो सोर्स है, जो भी आप ईट करते हो, और ये टाइम जो है वो आपके पास में पूरे दिन में 16 से 18 घंटे होते हैं, 24 घंटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम है ये भी लिमिटेड है, और जो आप खाना खाते हो ये भी आपके जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है। कुछ आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। अब इस एनर्जी से आप क्या करते हो, एक्शन करते हो, क्लास जाना होता है, किसी बात को समझते हो, आपके थॉट के जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो आप काम करते हो, ठीक है। यानी कि टाइम, एनर्जी एंड एक्शन, दैट इज़ नथिंग बट अ वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। 8 बजे से यहाँ पर ये शेड्यूल में चालू हो रहा है ना, 8 बजे से है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 7:30 में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपकी 2 क्लासेस हैं, लाइक 1 बजे तक क्लासेस हैं, तो होता क्या है कि आपका दिमाग जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेना बंद कर देता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस ये बात प्रूफ है कि अगर आप कोई चीज़ एक जगह पे बैठे हैं कम से कम 45 मिनट के बाद में आप उठ करके थोड़ा सा, अगर आदत नहीं है तो थोड़ा सा टहल लीजिए, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे 8 से लेकर के 1 बजे तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें इसके अनुसार ढलना होगा, हम चीज़ों को एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो है सो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंडे को तो कुछ नहीं, यानी कि इसके ऊपर एक चीज़ है, दैट इज़ नथिंग बट संडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो संडे को मैं यहाँ पर रखता हूँ और लाइक सैटरडे को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो अब ये 1 से 2 के बीच में है तो हम करते क्या थे, बेसिकली हम जा कर के सो जाते थे 1 घंटे के लिए। तो इससे होता था क्या कि हमारा मूड फ्रेश हो जाता था और ये वाला जो आपका टीचर जो पढ़ाते थे वो हमें कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं। मेरे केस में मैं यू कैन से दैट मैं एक्चुअल में आई वॉज लाइक नमूना, ठीक है, मैं नमूने टाइप का था, बट मैं नहीं जाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर मैं मंडे के बारे में बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है किसी चीज़ को समझने के लिए। अगर आपके पास में एनर्जी ही नहीं है ना तो आप किसी चीज़ को समझ पाओगे ना तो कुछ आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी लैब हो जा रही है, इतनी बड़ी सी लैब, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पूरी डे में आपकी एनर्जी लेवल क्या है और साथ में अगर आप ये उम्मीद करते हो कि सारी चीज़ें यूटिलाइज नहीं होने वाला है, ठीक है, आपको ये जो ड्यूरेशन मिल रहा है खाने के बाद में आप सो सकते हो, स्लीप कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली 8 बजे से 1 बजे तक का जो क्लास है वो आपके लाइक दिमाग को उसको डाइजेस्ट करने पे इन्फॉर्मेशन समय लगेगा, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट ये दोनों क्लासेस हो जाने के बाद बावजूद भी आपके यू कैन से दैट चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। अंत में आपको क्या करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि ये इतना एक्सटेंसिव है। और यहाँ पर फिर एक आपके लाइक 2 घंटे का है, 5 बजे के बाद में आप जाओगे घर और आ रहा है अभी विंटर, ठीक है। तो विंटर में शाम काफ़ी जल्दी हो जाती है, 6 बजे आपकी शाम हो जाएगी, यानी कि 6 बजते बजते एटलीस्ट में क्या होगा कि अंधेरा आ जाएगा। तो अंधेरा आ जाएगा तो आप 8 बजे खाना खाओगे और 9 बजे बोलोगे अरे भाई बंद करो चलो सोते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हर दिन अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक कैलेंडर आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर वो सैटरडे संडे है पूरा सैटरडे संडे को यूटिलाइज करेंगे, मंडे के दिन है तो ज़्यादा क्लासेस है यानी कि ज़्यादा एनर्जी जाएगा, चाहे हमारा उसमें फोकस हो या ना हो, लेकिन बैठना पड़ेगा क्योंकि 75% की एक क्राइटेरिया की भी चीज़ होती है जो हमें क्रॉस करना होगा क्योंकि ये इनिशियल फेज है, ठीक है। तो हमें इसमें जाना पड़ेगा। इस लैब में आपको मिलेगा क्या, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा। अब आप बोलोगे कि आप इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर सकते हो, यस दिस इज़ रियलिटी, यानी कि आपको कुछ पढ़ाई करके जाना पड़ेगा तब जाकर वहाँ पे रिकॉल करोगे ना। तो इसके लिए कोशिश करिए कि नोट्स कम से कम बना लीजिए ताकि वो कॉन्सेप्ट जा कर के आप इस लैब में आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है। कॉपी तो ले जा सकते हो ना, ठीक है, दिमाग में चीज़ों को रिवीजन तो कर सकते हो ना, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो टाइम जो ड्यूरेशन है मैक्सिमम होता क्या है कि हमारी जो एनर्जी लेवल होती है 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक काफ़ी मैक्सिमम होती है, राइट। तो ये जो आपकी मैक्सिमम होती है तो इसमें अगर आप लेट सपोज कॉपी लेकर गए हो उसी सब्जेक्ट से उसी रिलेटेड सो आप सी का भी रिवीजन कर पाओ, डेटा स्ट्रक्चर का भी रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि संडे और सैटरडे को अगर हम दमदमा करके सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो इसमें हम जाके वो चीज़ रिवीजन करके वही कॉन्सेप्ट हम इस प्रोग्रामिंग वाले लैब में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका 1 से 2 के बीच में आप लंच करोगे, 3 बजे से, यानी कि 3 बजे से क्लास चालू है तो यानी कि आप 2:30 में आप निकलोगे, ठीक है। उसके बाद में क्लास होगा, 5 बजे तक क्लास चलेगा। ऑब्वियसली जो बंदे होते हैं वो पीछे बैठते हैं जिनको नींद आती है और वो रात में जग करके पढ़ाई करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास में भी एक्टिव नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ दैट आपको मैनेज करना पड़ेगा इस लेवल पर, यानी कि एक शेड्यूल आपका हर दिन नहीं चलने वाला है, ठीक है।
आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि ठीक है, अगर आज मंडे है तो हमारे पास में एक्स अमाउंट ऑफ, और ये एक्स अमाउंट ऑफ टाइम को मुझे किसी सब्जेक्ट को देना है। फॉर एग्जांपल सीपी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, रात में उठिए, रात में जगिए और सॉल्व करिए, नहीं तो फिर दोबारा समय नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से मंडे की हमारी जो है वो कहानी ख़त्म होगी। हम काफ़ी ज़्यादा थक गए, सो गए, सुबह उठें, अरे भाई ट्यूसडे के दिन अच्छा 10 बजे तक तो कोई क्लास नहीं है। ठीक है, एक काम करेंगे, हम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक तो पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक व्हाटएवर जो भी आपके आवर्स होंगे इसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे 2 to 3 सब्जेक्ट पर। ठीक है, चाहे वो आपका सी हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो, उसको हम अभी रिवाइज कर लेंगे इनिशियल में। तो मैनेज करना वो इंडिविजुअल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो ये भाषण सुन रहा है वो आप ये समझ लिए कि ये सारी चीज़ें आपको ये मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, यही 2-2 घंटा 3-3 घंटा ये जो शेड्यूल है मोबाइल में गिग्स फॉर गिग्स डाउनलोड करके रख लीजिए, देखिए, बोलिए, और उसके बाद में देखो 3 बजे से, अब 3 बजे से लेकर के घुमंतु जानवर से कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि जैसे ही ये क्लास ओवर हो डायरेक्ट सीधे लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ाई करिए। ठीक है, देखिए कि एक्चुअल में इन लैब में आपको क्या क्या बताया गया, और अगर नहीं बताया गया है, ठीक है, तो फिर कोशिश करिए कि आप अपने हिसाब से क्या पढ़ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, एल्गोरिदम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, ये टाइम यूटिलाइज़ करिए। ये 6 बजे तक नहीं, आप इसको मान के चलिए 8 बजे तक। 8 बजे तो यहाँ पे टाइम मिला ना, तो ये जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है आप इसको यूटिलाइज़ कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्यूसडे भी चला गया। अच्छा, वेडनेसडे के दिन यार पहले वाले चीज़ में तो हमें काफ़ी अच्छा समय मिलता है, और इसमें तो हमने ये देखा है कि हम मेरी दिमाग की एनर्जी लेवल भी सही रहती है। तो इसमें एक मैं काम करूँगा, इसमें मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है, आप जा कर के पढ़ाई करिए, लाइब्रेरी में चले जाइए, ऊपर चले जाइए, अपने रूम में पढ़े जाइए, कहीं पे जा कर के इस वाले टाइम ड्यूरेशन को कोशिश करिए यूज़ करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है उसमें मुझे टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-2 घंटे 3-3 घंटे का गेम अब आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई अब यहाँ पर 5 जैसे ही बजा, यहाँ पे आप कुछ भी आप रख सकते हो। ठीक है, खाना पीना आप दोस्तों के साथ भी घूमिए, बट द थिंग इज़ दैट कि दोस्तों के साथ में घूमने वाला समय गया यार। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है ना, अब हम बात आ गए थर्सडे का। अच्छा, यहाँ पर एक लैब है और लाइटनिंग, ये आपका वो डेटा माइनिंग की क्लासेस है। तो अच्छा, यहाँ पे डेटा माइनिंग क्लास है 10 बजे से लेकर के 1 बजे, तो अरे यार 2 बजे तक हमारे पास में छुट्टी है। तो बच्चे क्या करते हैं, आकर के सो जाते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि रात में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं भी रात में जगा, पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, मैगी बनाने के अलावा और कॉफ़ी बनाने के अलावा और कुछ होती ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आएंगे हम क्या करेंगे, सीधे भागो लाइब्रेरी में जा करके टाइम को यूटिलाइज़ करो। क्योंकि यही जो 3-3 घंटे, अब ये जो इतना आपका जो ड्यूरेशन मिल रहा है, लाइक ठीक है, आपके 3 घंटे का ड्यूरेशन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जाकर आप कम से कम लाइब्रेरी में सीपी तो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो, एल्गोरिदम पढ़ सकते हो। ठीक है, क्यों पढ़ना होगा आपको, ठीक है, इसलिए पढ़ना है क्योंकि फिर 6 बजे तक तो आपका लैब चलेगा। ठीक है, तो 6 में अब मान के चलो कि 3 घंटा एक ही जगह पे आपको बैठना, आप उब जाओगे। क्यों, क्योंकि आप नया चीज़ पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इंटरनेट मिलेगा नहीं। तो इस 3 घंटे के लैब में आप जाके करोगे क्या, कुछ पढ़ोगे, कुछ नोट्स होगा तभी तो पढ़ पाओगे ना, तभी तो रिवीजन कर पाओगे। तो यहाँ पर हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये वाली फिर फ्राइडे के दिन फिर आपकी आ जाती है। फ्राइडे के दिन आप थोड़ी सी रिलैक्स ले सकते हो, आप इसमें सोचो कि आप इसमें दिन में सो सकते हो, इसमें भी दिन में सो सकते हो। और फिर क्यों, क्योंकि फिर सैटरडे आपका आ जाएगा, फिर सैटरडे संडे को आपको जितना दबा कर पढ़ाई करना है पढ़ाई करिए। ठीक है, यानी कि रेस्ट जो लेना है आप जा करके लैब में लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे दिन में कम से कम आपको टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपको करना होगा, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बात है एनर्जी की। 3 घंटा आप अपना टाइम बिताएंगे, ठीक है ना, लैब में। हमारे साथ में हुआ था, हम भी चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा ऐसा है कि 3 घंटे का लैब है ना, कुछ हम पढ़ करके नोट्स कॉपी लेकर के जाएंगे टेबल पर, कम से कम उसको जाकर रिवीजन तो कर पाएंगे ना। ठीक है, तो जब आप रिवीजन कर रहे हो तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, आप वर्कलोड कम कर रहे हो। कौन सा वर्कलोड कम कर रहे हो, प्लेसमेंट का वर्कलोड कम कर रहे हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको मैनेज करना आना चाहिए, और इसके लिए सही समय क्या है
और सही तरीका क्या है, रूटीन बनाइए आप, ठीक है। कैसा रूटीन बनाइए, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने अपने आप को देखा हुआ है कि सुबह के 10 बजे से लेकर के 2 बजे यानी कि दोपहर तक मेरी एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैं उसमें वो काम करता हूँ जो मुझे मतलब कि जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर प्लेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये इस तरीके से, बट द थिंग इज़ दैट कि ठीक है आपकी एनर्जी लेवल अच्छी है, आप क्लास में चले गए तो क्या होगा, वो एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है एनर्जी लेवल ड्रेन है, दैट इज़ नथिंग बट चुपचाप से बैठे रहेंगे क्लास में, ठीक है। एनर्जी कंजर्व करेंगे, एक कंजर्व एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट होता है। उसमें ये बताया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले जब हम लोग अपने जंगलों में थे तो हम पेड़ों पर इस तरीके से मतलब कि बैठे रहते थे और हम जो है अपने बॉडी में बहुत सारी एनर्जी को कंजर्व करके रखते थे, और जब भी हम भालू शेर चीता देखते थे तो वो एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर देते थे। इसमें जा करके चुप आप रह करके बैठ सकते हो, एनर्जी कंजर्व करके रखो ताकि जब रात में हो तो आप उस एनर्जी को एक्टिवेट करके आप काम कर सको, ठीक है। तो इस शीट से कुछ आइडिया मिला कि नहीं मिला, ये बताइए पहले, कोई एक व्यक्ति बताए या फिर सो रहे हो तुम लोग। यस सर, मिला यस सर। सर मिला। हाउ टू मैनेज टाइम इन क्लासेस। यस, तो अब समझ में आ गया ना। अब आप बोलोगे कि अरे सर ऐसा है कि हम तो मात्र 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ठीक है भाई, इससे बहुत कुछ होगा, ठीक है, इससे बहुत कुछ होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स फायर होते हैं, न्यूरॉन्स फायर होते हैं तो आपके पाथवे क्रिएट होते हैं, जब पाथवे क्रिएट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये 2 से 3 घंटे आपको करना पड़ेगा, आपको पेन पेपर ले करके बैठना पड़ेगा और चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। एक रूटीन आप बनाइए कि अच्छा इस रूटीन को मैं फॉलो करूँगा, जो भी है माँ बाप ने मुझे इतना पैसा लगाया है, मैं पढ़ाई करूँगा जो भी मेरे पास में बचे समय। फॉर एग्जांपल 1 घंटा मैं लंच कर रहा हूँ, लंच करने के बाद में जो भी 15 मिनट अगर मेरा बॉडी अगर मुझसे स्लीप मांग रहा है तो मैं उसको स्लीप भी दूंगा, बट अगर एनर्जी लेवल मेरी सही है तो उस समय मैं अपना मूवी नहीं देखूंगा क्योंकि एनर्जी लेवल के हिसाब से आप एक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गीक्स फॉर गीक्स का डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन, उसको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतना लिपापोती होने के बाद आपको समझ में आ गया कि आपके पास में तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। तो बहुत सारे लोग जो है वो यूट्यूब जो कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने उनको बोला था, एक तो तुम्हें टाइम मिल नहीं रहा है और ऊपर से जब टाइम मिल रहा है तो तुम 4 घंटे 3 घंटे एक वीडियो बनाने में लग जाते हैं, तो तुम कहाँ से कर पाओगे यार, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ में भी हुई थी, तो हमारे सीनियर ने हमें ऐसे ही बोल दिया था कि भाई बी सीरियस, ठीक है, क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपके पास में एक होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आप रूटीन बनाइए। रूटीन आपके टाइम के हिसाब से नहीं होना चाहिए, एनर्जी लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैं हल्का सा थका हुआ हूँ, ठीक है, तो इस पर मैं ऐसे कौन से काम कर सकता हूँ, असाइनमेंट लिखना काम कर सकता हूँ, ठीक है। सुबह में जब मैं हाईएस्ट पीक पे रहता हूँ, फॉर एग्जांपल आज सैटरडे है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आज जो है वो सैटरडे है, मेरे पास में एनर्जी लेवल है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक एनर्जी मेरी पीक होती है। तो मैं कौन सा पढ़ाई करूँगा, कॉन्सेप्ट समझने वाली, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं इस टाइम फ्रेम में सीखूँगा। और अगर असाइनमेंट लिखना है तो मैं उस टाइम जोन में करूँगा जिसमें मेरी एनर्जी लेवल सबसे कम रहेगी, यानी कि शाम को करूँगा असाइनमेंट लिखने की। क्यों, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी डिसाइड ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बहुत सारी आपसे बात कर ली, ठीक है। रिसोर्सेज के बारे में बात करूं तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट, ठीक है, ये आप हैं, आपके पास में टाइम है, टाइम को यूटिलाइज़ करोगे तो आपके मनी जैसा फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब रिसोर्सेज की कहानी चालू हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। सबसे पहले आप डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीएफ करिए, ठीक है ना। किसी भी आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम पीडीएफ तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कोर्स मिलेंगे, आपको उसको डाउनलोड करना है, आपको उसे देखना है। जब आप उसे देखते हो तो आपको एक रियलाइजेशन हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक आपकी मेनली यूनिवर्सिटी में आपके पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वेटेज अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो उनका एक प्लेलिस्ट है 90 वीडियो, ठीक है। तो क्या हमें पूरा 90 वीडियो देखना है, एक तो हमारे पास में टाइम की किल्लत है, नहीं 90 वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। लेकिन जो क्लास में जो आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया जा रहा है ना, उस पर हमें ध्यान देना है, यानी कि
जो भी बंदा बंदी है जो नोट्स बनाता है उससे क्लास के न्यूमेरिकल मांग के रखना है, उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। और जो हमने डाउनलोड ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीएफ और पीपीटी करा हुआ है उसको हमें एक बार गो थ्रू करना है, ताकि हमें ये आइडिया मिल जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का किस लेवल में हमें जाना है। 90 वीडियो है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में क्या हमें पूरा देखना है? नहीं। कौन सा देखना है? ऑलवेज रिमेंबर दैट टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन, ठीक है। जो टीचर आपके टॉपिक पढ़ा दिया है, अगर आप उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, उसका आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्यों ऐसा करना है? आप 90 वीडियो आप फॉलो आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या 90 वीडियो फॉलो करने का आपके पास में टाइम है? क्या एनर्जी है आपके पास? ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर क्लास में भी हैं, अगर टीचर की बातें समझ में आ रही हैं, वेल एंड गुड है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन करेंगे और क्लास में जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा उसको हम अच्छे से रखेंगे। ठीक है। जीएफजी का जो एमसीक्यू सेक्शन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। और ये जीएफजी का एमसीक्यू आप लाइक वर्कलोड वाले सेक्शन में भी कर सकते हो, यानी 4th सेमेस्टर के बाद। बट द थिंग इज़ दैट कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में अच्छा होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम आप नोट्स बनाइए। ठीक है ना। लड़कियाँ नोट्स बनाती हैं, वेल एंड गुड है, लड़कों को भी नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है। सीट इंक्रीज़ हो चुकी है, तो नोट्स अगर ये बनाएंगे तो ये आपके वर्कलोड में काम करेगा। ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पर जो बात कर रहे थे, ठीक है, तो एक काम करेंगे, जैसे कि वेडनेसडे के दिन 11 बजे से क्लास है, एक काम करेंगे, सुबह एकदम 6 बजे उठेंगे और 6 बजे से लेकर के कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के 4-5 टॉपिक निपटा देंगे, उनका नोट्स भी बना लेंगे। ठीक है। इस वाले सेक्शन में वेडनेसडे के दिन तो क्या हो गया कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आपका चीज़ें कंप्लीट हो चुका है, 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में जब आप लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट का, तो आप उसे बुक मार्क कर लीजिए। लैब को क्वेश्चन को अच्छे से कीप करके रखिए, क्योंकि ये लैब का क्वेश्चन आपको काम आएगा कहाँ पर? जब आप लोगों का लैब का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर। ठीक है। पीरियोडिकली रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। आपको रिवीजन करना होगा। नहीं रिवीजन है तो आप ऐसा काम करिए कि आप अपना नोटबुक उठाइए। ठीक है। एक बंदे को अपने डेस्क के सामने जो है वो बैठा दीजिए और सारी चीज़ें एक बार एक पढ़ाई करके उसके सामने एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना। अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो दैट मीन्स वो आपको चीज़ें आती है। ठीक है। अब यहाँ पे असाइनमेंट लिखने के लिए बहुत कुछ आता है। ठीक है। असाइनमेंट भी आपको भर भर करके मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट हम लिखेंगे कब? रात में लिखेंगे, जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है लेकिन हाथ तब भी चलता रहता है, उस समय करेंगे। ठीक है। तो जितने भी जो अनइम्पॉर्टेंट काम है असाइनमेंट लिखना, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो हम सारे काम कब करेंगे? जब हमारी एनर्जी लो रहेगी तब। बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. गुड। तो ये वाली चीज़ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके। इसका लिंक भी है, मैंने आपको दे दिया है। एक ऑलवेज रिमेंबर दैट ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्लेलिस्ट फॉलो करना है। ठीक है। आपको किस पे डिपेंड रहना है? टॉपिक वाइज। टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, उस टॉपिक का हम कीवर्ड अपने गूगल में डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, वो वीडियो देखेंगे, दैट्स इट। फॉलो करने चलोगे ना प्लेलिस्ट तो हो गया फॉलो। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है वो गेट लेवल का है, राइट। तो टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन अगर करोगे तो आपका समय भी बचेगा और आपकी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट नाउ। अब बात आ गई डेटाबेस मैनेजमेंट एसक्यूएल, इसमें क्या करें? तो डीबीएमएस में आपका जो है एक थ्योरी सब्जेक्ट चलता है, आपका एक एसक्यूएल सब्जेक्ट चलता है। तो मैंने ये एक लिंक दिया हुआ है, ये आपके सीनियर ही हैं, ठीक है, इन्होंने एमसीए ही करा हुआ था, राइट। तो इनका एक बार वीडियो गो थ्रू आप कर सकते हो कि एक्चुअल में आपको इसमें रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या होता है, राइट। उसके बाद में अगेन वही मैं प्रोसेस अपनाऊंगा। डाउनलोड डीबीएमएस का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करेंगे, पीपीटी डाउनलोड करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या किस किस यूनिवर्सिटी में कितना कितना पढ़ाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, क्या क्या टॉपिक पता चल जाएगा उससे। कंटेंट भी रहेगा। क्लास जो न्यूमेरिकल होगा, क्लास न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्लास में जो टीचर कराए उसको आप अच्छे से रख लीजिए। किसी कॉन्सेप्ट को ऑलवेज रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट को हम याद रख ना पाएँ चलेगा, लेकिन जो क्लास में जो टीचर ने जो क्वेश्चन टच कर दिया उसको अच्छे से रखेंगे, ठीक है।
इसमें भी कोई समझौता नहीं, मेक आपको नोट्स करना ही पड़ेगा और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने की आदत डालना पड़ेगी मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये वर्कलोड कम करेगा जब रिवीजन कर रहे होंगे तब, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू ईच अदर, जीएफजी के एमसीक्यू है, अभी इस पे आप ऐसे ये कर सकते हो, क्योंकि ये आफ्टर 4th सेमेस्टर के बाद भी आप इसको दे सकते हो, और ये भी आपको जो डिपेंड करता है वो आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। बुक मार्क आप अगर है तो आप उसको कर लीजिए। लैब का क्वेश्चन, लैब के क्वेश्चन में जो एसक्यूएल के जो भी क्वेश्चन कराए जाएँ कम से कम उससे अच्छा से रखिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन, कोई भी प्लेलिस्ट आपको फॉलो नहीं करना है, कोई भी किसी का भी वीडियो को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको फॉलो करना है तब जब आप कॉन्सेप्ट में ऐसा लगे कि नहीं आई वांट मोर, तो आपको उस वीडियो में जाना है, ठीक है, और अपना काम करके वहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिट जो है वो आपको करना कब है। पढ़ाई तो बहुत करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते करते बहुत सारे इतने डीप लेवल में चले जाते हैं जिसकी उसकी उस लेवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट जो है वो कब करना है, ठीक है। तो DBMS में ये आ जाता है, और एसक्यूएल के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है W3SQL। DBMS के लिए कोई भी थ्योरेटिकल का आप वीडियो देख लो, दैट इज़ एनफ, राइट। PPT का भी रिसोर्स मैंने दे करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो है वो उतना वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और जो लाइक कोर्स है हमारी डिज़ाइन हो रखी है वो एक लाइक स्ट्रक्चर फैशन में नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जो भी आपकी जो टीचर, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी बंदा बंदी को पकड़िए, उससे लीजिए कि भाई टीचर आज क्या पढ़ाए थे, और उसके कीवर्ड पे यूट्यूब पर सर्च करिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में चूँकि आपकी ये कैलकुलेटर का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर परचेज कर लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, नोट में आप लिख लीजिए। क्लास न्यूमेरिकल होगा, क्लास न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे मैट्रिक्स में आपको कुछ कैलकुलेशन आपको इस तरीके के करने को आ जाता है, तो कैलकुलेटर रहेगा तो आप अच्छा से कर पाओगे। तो कैलकुलेटर भी चलाना आप इसी में सीखते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है वो क्लास न्यूमेरिकल है, यानी कि क्लास न्यूमेरिकल की एक अलग कॉपी हो तो ज़्यादा अच्छा है सॉफ्ट कंप्यूटिंग की। और इसकी नोट्स में उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेक नोट्स ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का, DBMS का और SQL का आप ऑलरेडी बना रहे हो, तो आपके पास में टाइम भी तो होना चाहिए ना उसको करने के लिए। तो आप इसको रिलैक्सेशन भी दे सकते हो इस सब्जेक्ट को, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू ईच अदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS SQL है, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो सिलेक्शन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो अगेन टॉपिक, ना कि हम पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं इतना तवज्जो नहीं दूंगा रिवीजन को भी, ठीक है। 2 से 3 दिन अगर आप इस पर फोकस करोगे तो आराम से एक लेवल ले पाओगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वर्सेटाइल सब्जेक्ट ऑफ द 3rd सेमेस्टर, दैट इज़ नथिंग बट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि इसके पास में लैब है, लैब में हमारे पास में जो है वो CDS का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रखा होता है। अगर हिंदी मीडियम समझ में आता है तो ये काफ़ी एक अच्छी वीडियो है, ठीक है। आप इसको पूरा फॉलो कर सकते हो, 102 है, ठीक है। टाइम लगेगा, हाँ, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर ये टाइम लगा दोगे ना तो फिर जब आप 4th सेमेस्टर के बाद में जब जंप करोगे तो वहाँ वर्कलोड काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप अभी कष्ट झेल लोगे तो वहाँ पे रिलैक्सेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास न्यूमेरिकल जो भी PPT आपके जो टीचर दे रहे हैं उसको अच्छे से रखिएगा। फोकस जो भी मतलब कि लाइक जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसके जो टॉपिक है अच्छे से रखिएगा। मेक नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसमें कतौही मत करिएगा, और इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हिंदी में भी बातें समझ में आती हैं तो, ठीक है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू ईच अदर, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या होता है, लाइक, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, ठीक है, ये उसके बाद में लाइक हफमैन कोडिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आप दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी आपने वो चीज़ें देख रखा है तो। अगेन इस वीडियो को आप सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, जो आपके वीडियो से मैच नहीं कर रहा है। टॉपिक हम जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, नोट्स बनाकर अच्छे से रख लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस प्रूफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपके कुछ एल्गोरिदम होते हैं वो स्टेबल एंड अनस्टेबल होते हैं, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, 4-5 क्वेश्चंस A4 शीट पर बना लीजिए और उसको अपने रख लीजिए, उसका रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की कहानी जो एक्चुअल में आपकी यूज़ होने वाली है
फोर्थ सेमेस्टर में भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग के बारे में बात करूँ तो क्लास का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। क्लास के इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं होती है, इस तरीके का लाइक जो है आपको डब्बा बनाना पड़ता है, लेकिन ये डब्बा बनाने में थोड़ी सी आपकी दिमाग लगानी पड़ती है, तो वही आपको काम करना पड़ता है। तो क्लास न्यूमेरिकल जो भी टीचर पीपीटी देता है वो आपके पीपीटी में अच्छे से करना है फोकस का। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके इसका कंटेंट यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेक नोट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। रिवीजन करना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में आप ओवरलोड ऑलरेडी हो चुके हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका है, और एक आपका DBMS हो चुका है, एक आपका लाइक एल्गो हो चुका है, और एक आपका MySQL हो चुका है। तो इतना का तो नोट्स बना ही रहे हैं, तो सर इसका भी नोट्स बनाए नहीं। रफ में भी अगर सिस्टमेटिक वे तरीके में लिखे हो दैट इज़ इनफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक आपका ये होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका लिंक जो है वो आ रहा है ना, जस्ट अ मिनट, राइट। तो इस पर अगर आप हॉवर करोगे तो एक लिंक आएगा अमेजॉन का, 189 का भी वो दिखा रहा है। बुक परचेज करना है, सबको परचेज करना है। ये परचेज कर लोगे, रामबाग का बुक है, जेम्स रामबाग, राइट। तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसका कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलता है, अच्छी बात यह है, ठीक है। जो भी टीचर क्लास में डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हो उसको हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अच्छे से नोट करना है, किसी बंदी से रेफरेंस लेकर हमें मांग लेनी है। बात समझ में आ रही है ना? बात तब है कि वेब प्रोग्रामिंग के लिए क्या किया जाए। अपना कॉलेज का एक अच्छा वीडियो है HTML का, जावा स्क्रिप्ट का 1 आवर्स दैट इज़ इनफ, क्योंकि आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। डीप में जाओगे तो आपका टाइम, ठीक है, टाइम एंड एनर्जी दोनों लगेगा, और ये टाइम एनर्जी हमें किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए देना है जो मोर इम्पॉर्टेंट है मेरे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, एक सैटरडे इसको देखेंगे, एक सैटरडे संडे दो मिलाकर के इतना तो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक का, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बेसिक का कोशिश करिएगा कि रफ वाइज ही नोट्स जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो ये आपकी मदद करेगा, ठीक है जी ना। प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात बोलोगे कि सर प्रोजेक्ट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, भाई प्रोजेक्ट है, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट है, MySQL एग्जाम है, तो MySQL जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जो आप नोट्स बना रहे हो, उसी नोट्स का जो है वो आप प्रोजेक्ट के समय में, जब नवंबर में आप दिवाली की छुट्टी होगी तो उसी समय आप MySQL में यूज़ करके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट जो आपने अभी मैंने दिखाया, आपने उसका नोट्स बना लिया है। MySQL का भी नोट्स आपके पास में है। तीन चीज़ मिला करके एग्जाम सर्वर क्रिएट करके आप वेब टाइप का एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट पर भी ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 बंदे होंगे, 2 बंदे को जो है आप दे दो, एक काम करो कि मेरा MySQL सही है, तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग आप अभी से कर सकते हो। कैसे? ठीक है, पहले बोल दो कि एक काम करो मैं MySQL पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, और एक काम करो तुम फ्रंट एंड का काम संभाल लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट आखिर बनाते कैसे हैं? तो मैंने बोला कि एक काम कर सकते हो आप, यूडमी का एक कोर्स भी कर सकते हो, 500 रुपये का आपका आएगा, उसमें आपके बहुत सारे 10-15 प्रोजेक्ट होंगे, एक प्रोजेक्ट बना करके यहाँ पर चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस प्रोजेक्ट में जो भी कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो रहे होंगे उसका आपके पास में एक हैंडबुक नोट्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे, जब आप रिज्यूमे में आपने वो प्रोजेक्ट मेंशन किया होगा, तो आप उसके बारे में कम से कम बता दें कि देखो इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो मेंशन करना चाहिए। ओके, सो दैट्स वाई हम इसमें जो है वो चीज़ें नोटबुक में अपने लिख देंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमने HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का ये लेवल करा था, हमने ये फंक्शन बनाया था, ये फंक्शन क्या कर रहा था, यूज़र से इनपुट ले रहा था, उसके बाद में हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे एग्ज़ाम सर्वर के बाद, एग्ज़ाम सर्वर आपके MySQL को कनेक्ट कर रहा था। इतना ही, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन में आपके पास में होना चाहिए ताकि जब भी इंटरव्यूअर पूछे आप बता पाओ, ठीक है। इंटरव्यूअर को आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इम्प्लीमेंट करा क्या है, आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर है, ठीक है, और उस टॉपिक में जो आपने कोड लिखा है उस कोड का मतलब आप समझा पाओगे, दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट की जो कहानी है वो भी यहाँ पर ख़त्म होती है। नाउ टाइम मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, अपने आप से पूछिए क्या मैं जो काम करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे मूवी देखनी है, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? नो। क्या वो अर्जेंट है? अर्जेंट मतलब वो काम होते हैं जो आप अगले 3-4 घंटे में करने वाले हो। नो। तो क्या करेंगे? ड्रॉप इट, ठीक है, राइट नाउ ड्रॉप इट, ठीक है। ओके, ऐसा काम करो कि मेरे पास में अगले 4 घंटे हैं, ठीक है,
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ाई करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस इंपॉर्टेंट है। क्या अर्जेंट है? अरे यार पढ़ाई कर लेता हूँ तो मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा। यस, तो क्या करेंगे हम? डू इट नाउ, अभी ही कर दो, जितना हो पाए उतना, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हाउ मच इट विल टेक टाइम। लेट सपोज इफ़ यू आर लाइक वन टू कंप्लीटिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई जो है वो आपने टॉपिक जो है वो आपने पढ़ाई करना, तो आप अपने उससे ओवरव्यू ले लो। ओवरव्यू कैसे लेंगे? ठीक है, जो भी आपका वीडियो प्लेलिस्ट है आपके, उसको जो लाइक टाइम है उसके टाइम को आप कैलकुलेट कर लो। हाँ ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे का कोई वीडियो है तो आप उसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करके, यानी कि 1 घंटे 1 घंटा 30 मिनट का वो वीडियो आपका हो गया। 30 मिनट इसलिए क्योंकि आप देख करके आप नोट्स भी बना रहे होते हो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें करनी है। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज़ अर्जेंट फॉर यू, यू एक्चुअली नीड टू डिसाइड इट एंड हाउ मच इट विल टेक टाइम। अब वो कैसे आएगा? आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा सब्जेक्ट का, ठीक है। व्हाट इज़ माई एनर्जी लेवल। अब आपके पास में एनर्जी है ही नहीं, रात को नींद लग रही हो, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं आज पढ़ाई करूँगा, आप अपने आप को पुश कर रहे हो, तो आप करोगे क्या? नथिंग, कोई भी एक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी सही नहीं है। इसका मतलब कि क्या है? दूध, दही, ठीक है, जिससे भी आपको एनर्जी मिलती है ना, थोड़ा सा खाना सीखो, ठीक है, क्योंकि बहुत भयंकर लेवल की यूज़ होने वाली है। एनर्जी लेवल नहीं होगी, काम ही नहीं कर पाओगे। और वो भी वो हर एक एक्टिविटी, हर वो एक बंदा आज से गांठ बांध के आप रख लो, जहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे फॉर एग्जांपल किसी बंदे से बात करते हुए आपको पॉजिटिव फील करते हो, गो फॉर दैट, ओके, नो इशू। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट आपकी जो पूरी जो कहानी है, जो भी कार्य करने की क्षमता है, वो आपकी एनर्जी लेवल पे। एनर्जी लेवल है ही नहीं, नींद आ रही है क्लास में, आप घंटा टीचर की बात सुनोगे। तो इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज, योगा एंड वट एवर यू हैव आप कर सकते हो। ये पर्सनल होता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट द थिंग इज़ दैट कि कोई भी काम करने के लिए एनर्जी, हाउ मच इट विल गोइंग टू टेक टाइम, इफ़ यू नो दैट इज़ ओके, इफ़ यू डोंट नो दैट इज़ टोटली ओके। बट द इफ़ यू वांट टू मेक डिसीजन, सो आप इस पर क्वाड्रेंट से आप डिसीजन मेक कर सकते हो, ठीक है, कि व्हाट इज़ अर्जेंट फॉर मी, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, राइट नाउ। अब बात करते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके का मैंने शीट दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह आपको उठना है या फिर रात से सोने से पहले, ठीक है। रात से सोने से पहले फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि एक काम करो, अगले दिन सैटरडे संडे है, मैं क्या करूँगा कि मैं कम से कम 4 टॉपिक जो है वो डीएसए के जो है वो लाइक रीड करना चाहता हूँ, ठीक है। रीड करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अर्जेंट है? हाँ। इम्पॉर्टेंट है? हाँ। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या टाइम टेकन है? हाँ, टाइम टेकन भी है। कितना अप्रोक्सीमेटली समय लगे? 4 से 5। स्टेटस क्या है? स्टेटस मतलब कि आप उसे कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना डाउनलोड करके, तो यहाँ पे ऐसे आएगा कंप्लीटेड ड्रॉप इट। तो इसमें से आप कर सकते हो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसमें रनिंग स्टेट में डाल दो, ठीक है। पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, उसमें डाल दो ड्रॉप इट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी कि ब्राउजिंग फेसबुक, तो ब्राउजिंग फेसबुक मेरे लाइफ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो वो अर्जेंट है, ना तो इंपॉर्टेंट है, और ना ही वो टाइम टेकन है। टाइम टेकन तो वो लेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप इट, भाड़ में जाए फेसबुक, ठीक है। क्योंकि अभी लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ है मेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसके बेसिस पे ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, सॉरी ये 5 जो क्वाड्रेंट है, ये आपको एक्चुअल में आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे देगा कि आपको कौन सा काम करना है, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश, टॉक टू फादर, ओके। तो इंग्लिश का भी मैंने आपको रिसोर्सेज दे करके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट हमने बहुत सारी बातें कर ली दोस्तों, मैंने आपका बहुत सारा समय भी ले लिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट मेक शेड्यूल, आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, जो आप अगले दिन के खाली समय में टॉपिक पढ़ाई करने वाले हो, अकॉर्डिंग टू द न्यूरो साइंस ये प्रूफ हो चुका है कि आपके उसके बारे में नॉलेज, लेट सपोज अगर यू कैन से दैट कि अगर मुझे पता ये लाइक अगर आप सोने से पहले कोई भी चीज़ शेड्यूल बनाते हो तो आप उसको अच्छे तरीके से अगले दिन एग्जीक्यूट कर पाते हो। बनाओ, शेड्यूल बनाओ, ठीक है। अगर आप तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास में 24 घंटे हो, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप अच्छे से ध्यान से देखोगे ना, आपके पास में 16 से 18 घंटे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि सोने नाम की भी एक चीज़ होती है जिसमें हमें सोना पड़ता है, ठीक है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपने बताया था ना कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल। कोई फॉर एग्जांपल बीएससी में ग्रेजुएशन लाइफ में अगर अच्छा से पढ़ाई करा है तो उसको उतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को एक लेवल पर ले जाने के लिए, प्लेसमेंट लेवल पर ले जाने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ जानते ही नहीं हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा उस प्लेसमेंट के बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो फिगर आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, राइट। गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है,
ठीक है। उसके बाद में फिगर आउट योर एनर्जी लेवल। आपकी एनर्जी लेवल क्या है, पूरे दिन में एनर्जी लेवल आपकी कब अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों की रात में जो है वो दिमाग खुलना चालू होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, रात के समय पर सेल्फ स्टडी में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, ठीक है। इतनी बातें मैंने आप लोगों से की, जो मैंने बातें की अभी भी मैं बोलता हूँ कि ये फुल प्रूफ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी लाइक यू कैन से दैट पूरे बैच की नहीं है, ठीक है। ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जानता है, लेट सपोज उसको सी अच्छे से आता है, तो उसको मात्र DSA में एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अब जो तो जानता ही नहीं है, तो उसको सी में भी उसका एनर्जी जाएगा और DSA में भी एनर्जी जाएगा, ठीक है। और जब भी रूटीन बनाइए, किसी दूसरे को देख करके नहीं, अपना थॉट जो है वो उसमें अप्लाई करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये 6 पॉइंट दिमाग में रखिए। आप एलोन हैं, आप अकेले हैं, गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 4 महीने में, दिसंबर आ जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम दे रहे होगे। लेकिन इस सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर से निकालने के लिए बहुत कुछ है जो हमारा वर्कलोड आगे जा कर के कम कर देगा। और जो बंदा वर्कलोड के गेम को समझ गया, ठीक है, वो प्लेसमेंट में उखाड़ देता है। क्यों, क्योंकि जो ड्यूरेशन मिलता है लाइक 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के बीच में, वो CP पर अपनी चीज़ों को रिवीजन कर रहा होता है, CP पर ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, नहीं करोगे ऐसा होगा, होता रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। नाउ एट दिस नोट गाइज, आप इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो अपने मोबाइल से, और एक फीडबैक फॉर्म है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी है 10-15 जो भी लोग आप देख रहे हो, आप इसे स्कैन करो, ठीक है, अभी के अभी स्कैन करो, चीज़ों को जाकर रेटिंग दो। और जब तुम सबमिट करोगे, ठीक है, जब तुम सबमिट करोगे तो उसके बाद में तुम्हें एक गूगल ड्राइव का लिंक दिखाई देगा वहाँ पर, ठीक है। उस गूगल ड्राइव पर लिंक पर क्लिक करोगे तो इस सेशन में जो भी हमने डिस्कस करा है उसके बाद में आपको कुछ रिसोर्सेज भी मिल जाएगा जो कि एप्लीकेबल होगा थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये काम करिए, ठीक है। और जिसको अगर गूगल ड्राइव के लिंक में कोई दिक्कत है तो मुझसे वो अभी ही बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट आप लोग को देता हूँ। आप इससे QR कोड को आप स्कैन करिए, गूगल फॉर्म को फिलअप करिए, रिसोर्सेज गूगल ड्राइव के लिंक को सेव कर लो, और उसके बाद में Q&A चलेगा, ठीक है। जो भी समस्या है इसके अलावा आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। चलो 1 मिनट। चलिए 1 मिनट हो गई, आपने स्कैन कर लिया। कोई एक व्यक्ति कंफर्म कर ले, किसी को दिक्कत है ड्राइव के लिंक लेने में। किसी को, कोई व्यक्ति को दिक्कत है ड्राइव के लिंक को ओपन करने में। लगता है आपको ही बताएगा। नो सर, हो रही है ओपन, हो रही है चलो, सर। हाँ, तो उन रिसोर्सेज को एक एक बार हमें बस देख लेना है, ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कुछ पूछना है खुल कर पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार मिलने वाला नहीं हूँ। आज तो लक था कि मेरे पास में टाइम था, इसलिए मैंने आपका ले लिया, ठीक है जी। चलिए, किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए।
सर जो जैसे हमारी प्लेसमेंट या इंटर्न चलती है, जैसे कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग करती है, वो किस बेस पे करती है? यस। लाइक जैसे कोई पेपर दिया हमने, कोई ओटी ऑनलाइन टेस्ट दिया, तो लाइक हम देखते हैं कि जैसे किसी बच्चे के 25 मिनट में भी बन गए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, बट वो सेलेक्ट नहीं है, बट जिसके ज्यादा टाइम पे बने वो सेलेक्ट है। और कुछ लक का भी बता दो, लक कितना मैटर करता है प्लेसमेंट वगैरह? देखो देखो जो क्वेश्चन वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास में डेटा है वो सही नहीं है। ठीक है, जो आपने सुनी सुनाई बातें आप बोल रहे हो, आपने खुद उस चीज़ को फेस नहीं किए हो। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग आपका डिपेंड होता है जो आप सबसे पहले रिज्यूमे आप देते हो तब। ठीक है, रिज्यूमे को आज के समय पर जो भी कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं, वो एक्चुअल में आपके रिज्यूमे को एक ऑनलाइन मशीन में डाल देती हैं। ठीक है, प्रोग्राम में डाल देती हैं, जिसमें से वो मशीन करता है कि आपके रिज्यूमे में जो भी कीवर्ड होता है, ठीक है, कीवर्ड मतलब कि नेम, नेम आपका एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट का कीवर्ड उसको जहाँ मिला वो प्रोजेक्ट के पूरे स्ट्रिंग को उठाया, उसमें वो डाल दिया। ठीक है, इसके बेसिस पे वो एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो डिपेंड करता है आपके पॉइंटर पर। ठीक है, पॉइंटर अगर पॉइंटर अच्छे हैं, उसके बाद में रिज्यूमे से आप हो गए फॉर एग्जांपल शॉर्ट लिस्ट हो गए। ठीक है, तो आफ्टर दैट जब आप शॉर्ट लिस्ट आप हो जाते हो, तो फिर उसके बाद में आपको लिंक दिया जाता है एग्जामिनेशन का, आप एग्ज़ाम को जाकर लेके लिंक देते हो। एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन, अगर कोई बोलता है कि मेरा दो क्वेश्चन भी हुआ है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो बंदा जो कॉन्सेप्ट लगाया है, जो तरीका लिखा है, वो टू द कॉपी, ठीक है ना, कॉपी करके डाला हुआ है। कैसा कॉपी? हमें तो नया टैब खोलने की इजाज़त ही नहीं मिलती है। स्टेप बाय स्टेप कॉपी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गिग्स फॉर गिग्स से पूरा स्टेप ही याद कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये एल्गोरिदम है, इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे इसको ऐसे लगाएंगे, और वही चिपका देते हैं। उस पर आपका नहीं होता है। ठीक है, तो कोडिंग क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, कोशिश करिए कि एक ही कोडिंग क्वेश्चन हो, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट से हो। कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है? जो आप सोच पाते हो, ना कि कहीं से कॉपी पे। अगर कॉपी भी अगर आप लेट सपोज अगर आपने कहीं से गीस फॉर गीस से आपने फॉर एग्जांपल सोल्यूशन पढ़ा है, लीड कोड से सोल्यूशन अगर आपको पता है कि अरे इसका ऐसे ऐसे होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। INT, लाइक हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, INT अगर अमाउंट है तो हम उसे अमाउंट इस तरीके से लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो आपकी एग्ज़ाम होती है। 3 क्वेश्चन मेनली आती हैं। 2 क्वेश्चन में अगर आपका 2 क्वेश्चन दिया है, 1 क्वेश्चन भी हो जाए तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू होती है। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पे जाते हो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। ठीक है, वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर कि कहाँ पे आपकी सेल लगेगा। तो वहाँ पे जाते हो, आप जैसे ही जाते हो, इंटरव्यूअर आपके 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। आपसे वो पूछेगा सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो चलो मयंक प्रजापति, मयंक प्रजापति कौन है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ मयंक, चलो ऐसा आवाज है। आ रही है सर? हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ऐसा है कि तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तुम इंटरव्यू में बैठे हुए हो। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कैसे बोलोगे? बोल के दिखाओ, ऐसे बोलो कि मानो कि तुम अभी इस वक्त पर इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो। चलो बोलो, 1 2 3। Name is Mayank Prajapati, and I come from Madhya Pradesh, Bhopal. And my educational backgrounds, I did BSc in mathematics and then MCA from here. Educational background सर बताऊंगा। मुझे अभी सर मत बोलो, मैं अभी इंटरव्यूअर हूँ ना। तो सर ही तो बोलेंगे सर। चलो, अब यहाँ पर देखो, यानी कि सबसे पहला सवाल आपसे वो क्या पूछेगा? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉपी पे 3 से 4 आप लिख लेना, जो कि आपकी पार्ट है प्लेसमेंट की। तो अभी उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, करते क्या हैं हम?
इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या करते हैं, छोटी सी बातें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, जो आपका भाई एकेडमिक तक है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करी, ये सब चीज़ के बारे में बताएं, जो कि प्लेसमेंट ऑफ के पार्ट हैं, जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, अभी आप लोग फोकस करिए कि अभी आप लोग थर्ड सेमेस्टर पे एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कलोड के बैलेंस को आप कम करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर चलें हम? हेलो सर। हाँ, अरे यार तुम्हारा तो आवाज़ इको हो रहा है। हेलो, हेलो हाँ बोलिए। सर। जैसे सर अभी इंटर्नशिप के लिए हम्म, हम लोग को बहुत कम अलाउ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ सीन था क्या आपके पास, मतलब आपके टाइम में? नहीं, इंटर्न में जितनी अभी कंपनी आप लोग के समय आती है फ्रीक्वेंसी आपका यही रहता है। ठीक है, तो पहले वाले सेशन में तो मैंने वैसे बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप की जो कंपनियाँ आएंगी वो ऐसे ही आएंगी, छिटपुट आएंगी, कभी अलाउ करेंगी कभी अलाउ नहीं करेंगी। ठीक है, तो जिनका सीपी ये स्ट्रांग होता है ना, वो आगे निकल करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, इंटर्न में होता क्या है, अगर आपका लेवल सीपी का लेट सपोज सही है, ठीक है, देन गो फॉर इंटर्न, नो प्रॉब्लम। बट अगर सही नहीं है तो मन उदास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा फोकस कर सकते हो अपनी अभी लाइक सेमेस्टर को बैलेंस करने पे। ठीक है, इंटर्न की आपकी जो तैयारी है उसका वो इस सीपी को, इंटर्न लेवल की जो सीपी होती है उसको हम कब करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिला करके। तो सेकंड सेमेस्टर में आते आते हम C++ स्विच करते हैं। डीएसए का आपका सेकंड सेमेस्टर में आपका पेपर रहता है, तो डीएसए में सेकंड सेमेस्टर होते होते हम कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और जब एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वही कॉन्सेप्ट हम जब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपका डीएसए ही सही नहीं है तो आप घंटा उखाड़ोगे इंटर्न में। बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी यही रहती है। ठीक है, ओके सर। लेकिन फिर भी कंपनियाँ अच्छी अच्छी अमाउंट में आएंगी, अभी आएंगी कंपनी, टेंशन मत लो। सर प्लेसमेंट में कितना कंपनी राउंड आता है एमसीए के लिए? एवरी ईयर का, ठीक है, 100 से लेकर के 120 के आसपास कंपनियां आती हैं जो एमसीए को अलाउ करती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनियां देखोगे तो ये आपका लाइक 250 से लेकर के 400 के बीच में जाता है। ठीक है, जिसमें आपके बीटेक, एमटेक, एमबीए सब होते हैं। लेकिन जो कंपनियां एमसीए को अलाउ करती हैं वो नियरली 100 to 120 के बीच में होती हैं। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो आपके अगस्त महीना से लेकर के नवंबर तक होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, इनमें आपके हाईएस्ट पैकेज की, हाईएस्ट एलपीए वाली कंपनियां आ रही होती हैं। ठीक है, हाईएस्ट जो सीटीसी की होती हैं जिसमें आप 10 एबव मान के चलो। नवंबर के बीच में जो है वो आपकी कंपनियां उतनी अच्छी नहीं आ पाती हैं। नवंबर के बाद दिसंबर होता है, दिसंबर के बाद में आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हो, 6th सेमेस्टर में आप अपने कैंपस में नहीं रहते हो, 6th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है। अगर आपने यहाँ पर प्लेसमेंट ले रखा है, इंटर्न लगा है, तो इंटर्न करते हो 6 महीने का और उसी में आप फुल टाइम पा लेते हो। ठीक है, तो वो कहानी है, वो अलग ही कहानी है। ठीक है, तो उस पर मैं कभी और बात करूँगा, वो सारी कहानी प्लेसमेंट की है। बट द थिंग इज़ दैट आपके पास में इंटर्न है, क्या कर सकते हैं अभी जी। ठीक है, कोई भी कंपनी आए, थोड़ा सा भी अलाउ का ऑप्शन हो, जाइए एग्ज़ाम दीजिए, देखिए फील करिए कि क्वेश्चन का पैटर्न होता कैसा है। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपका काम आ जाएगा। अगर होता है, क्वेश्चन बनता है, पूरे समय का यूटिलाइज़ करिए। ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम पीछे छोड़ के चलेंगे, नहीं, क्वेश्चन ही याद कर लेंगे। ठीक है, करेंगे क्या कि हम वहाँ पर गए, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर ऊपर जा रहा है, 3-4 बार क्वेश्चन ही पढ़ करके याद कर लेंगे और तुरंत लैब से निकलेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। वो क्वेश्चन काम आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा क्वेश्चन की जो रिपीटिशन है वो बार बार होती रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही याद कर लेंगे। जब नहीं आता है तो अच्छा ये है कि क्वेश्चन याद करेंगे, जैसे ही निकलेंगे लैब के बाहर क्वेश्चन लिख लेंगे, जो भी याद होगा। लिट कोड पे, गिग्स फॉर गिग्स पे 50 तरीके का प्लेटफॉर्म में सर्च करेंगे, उस लेवल का है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगा है, दैट मीन्स ग्राफ के क्वेश्चन से जो कंपनियाँ वो ज़्यादा पूछती हैं तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से चीज़ें। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, या फिर सो गए हो यार? नो सर, आई थिंक क्लियर होगा सर। हाँ, तो इस पूरी कहानी को देख लेने के बाद में आप कैसा फील कर रहे हो, ये बताओ पहले। सर कि वर्कलोड कैसे मैनेज करना है इसमें क्या थर्ड सेमेस्टर में। क्या क्या ब्रो? सर वर्कलोड कैसे मैनेज करना है सर, ये मतलब आपके सर सेशन में पता चला कि किस तरह से अपने थर्ड सेमेस्टर को यूटिलाइज करना, सैटरडे संडे को किस तरह से करना है, उसमें घूमने ज्यादा वीकेंड पे कहीं घूमने चल जाते हैं, सिविल लाइंस उधर नहीं जाना, अपना स्टडी में फोकस करना। देखो, वर्कलोड दैट इज़ अ नथिंग बट, ठीक है, वर्कलोड यानी कि प्लेसमेंट की चीज़ों के लिए ये है आपका वर्कलोड कॉलेज स्टोरी, ठीक है। वर्कलोड एक्चुअल में क्या है, फोर्थ सेमेस्टर के बाद में जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हो, तो अगर आपके पास में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस में एसक्यूएल, नेटवर्किंग तो फोर्थ सेमेस्टर की चीज़ है, इन सारी चीज़ों का नोट्स रहेगा, सी का, जावा का, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, ये सारी नोट्स रहेगा, तो यहाँ पर आकर के आपको पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़ाई कर रहे होगे, एप्टीट्यूड पढ़ाई कर रहे होगे, रीजनिंग पढ़ाई कर रहे होगे, एमसीक्यू आप कर रहे होगे। तो यहाँ पर जो आपका जो टाइम ड्यूरेशन बचेगा वो आपकी एनर्जी बच जाएगा, और इसमें आप ज़्यादा सीपी में आप ज़्यादा जैसे ही समय दोगे आपकी सीपी में स्पीड आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो विदन आफ्टर 20 डेज आप जो है वो क्रैक कर लोगे कोई भी कंपनी। तो दिस इज़ अ नोन एज अ वर्कलोड। समझ में आया? यस सर। हाँ, दिस इज़ एक्चुअली वर्कलोड, कि प्लेसमेंट के हिसाब से चीज़ें इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चीज़ों को नहीं बांटेंगे, हम थर्ड सेमेस्टर में ही इस तरीके से मैनेज करेंगे ताकि हम वर्कलोड को अपना वो जो टाइम फ्रेम होता है, ठीक है ना, फोर्थ सेमेस्टर के बाद में जो आपके 20-25 दिन का जो टाइम मिलता है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सीपी में हम आगे निकल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर रखा है। अब जो लोग नहीं करते हैं तो पता चलता है कि इंटरव्यू में तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछेगा, ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू से वो पढ़ाई कर रहा है सब। तो पता चला कि जो अगस्त से नवंबर तक का जो हाई पीक टाइम होता है वो निकल गया, तो पता चला कि ले हमें तो कोई बताने वाला था नहीं, तुम्हें बताने वाला नहीं था, तुम खुद जो है वो चुतिया बने हो। बात समझ में आ रही सर है? एक सर आप ये सर एक आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाले थे कि अंकुर वारिको सर का कोर्स आप परचेज किया, सर उसमें टाइम के बारे में सर क्या क्या बताया गया है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए। ब्रो उसके बारे में कभी मैं और बात कर दूंगा, ठीक है, अभी वो चीज़ ओके नहीं है, हाँ, बिकॉज काफ़ी ओके ज़्यादा, हाँ। चलिए, तो अब और किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि भाई मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी मेरा कुछ एक और काम है, सो राइट नाउ वेटिंग फॉर यू गाइस, राइट। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है, तो बताओ ये कि कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये पूरा सेशन देखने के बाद में तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मैनेज कर पाओगे कि नहीं थर्ड सेमेस्टर को? यस सर, यस सर, यस। हाँ, देखो करोगे तो हो जाएगा, और बात यह है ना कि करना क्यों है, ठीक है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे पास में सब कुछ अच्छी अच्छी मतलब की चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, तुम्हारे पास में एनर्जी भी है, बॉडी भी है, दोनों पैर पे चल सकते हो, तो कर सकते हो यार, उतना ज़्यादा झमेला वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे इसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं ना, देखना थर्ड सेमेस्टर के अंत में क्या होगा मैं पूछूंगा, ठीक है, बट अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट एक अलग लेवल पे, पता नहीं आपका ब्रेन किस तरीके से मेरी बातों को इंटरप्रेट करेगा, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ दैट कि करोगे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव वे में काम करोगे, फ्लेक्सिबल रखोगे, कि जब भी टाइम मिले पढ़ लेंगे, बात कर लेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ ओके, ठीक है। यहाँ पर सौरभ भाई हैं कि नहीं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं? सॉरी सौरभ नहीं, सागर, अरे क्या नाम है, सागर या सौरभ, मैं कंफ्यूज हूँ। यस सर। सागर नाम। तो सागर भाई मौजूद हैं यहाँ पर? यस सर। हाँ सागर भाई, और बताइए यूट्यूब की कहानी कैसे चल रही है, थर्ड सेमेस्टर में टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का? सर ऐसा मैं रोज तो बनाता नहीं, जैसे कभी क्लास आ रहे जा रहे रास्ते में बना ली,
और जैसे कभी एडिटिंग में जब रात को जैसे सोने के टाइम उससे 20-25 मिनट में एडिट करके डाल दूँ। और आपके एक बैच और का एक इतनी ज़्यादा मैं एडिटिंग करता ही नहीं। अच्छा अच्छा, एक और ना आपके वो आपके बैच का एक और बंदा है, उसका क्या नाम है? आसिफ खान, आसिफ खान। हाँ, तो पता है उसके भी मैंने चैनल पे 3-4 बार जाके कमेंट करा कि भाई पढ़ाई कर ले थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, चीज़ों को इतना अब नहीं सीरियस मौज मस्ती जो करना होता है कर लेना, बाद में कर लियो, प्लेसमेंट वाली चीज़ होती है, जब प्लेसमेंट नहीं होगी तो कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है? तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यस सर, आप बोल रहे थे ना कि मैंने कमेंट किया, बट मेरे को तो नहीं लगा कि मेरी वीडियो पे किसी पे आपका कमेंट आया था। नहीं, तुम्हारे वीडियो पे मैंने वो देखा ही नहीं था एक्चुअल में। चलिए, तो सौरभ भाई आपको ये बताओ, जो मैंने बात बताया उससे कुछ क्लैरिटी मिला कि नहीं, ये बताओ। यस ऑब्वियसली मिलेगा, वो तो हाँ, 3 आप से 4 पॉइंट। एक्सपीरियंस रो, हाँ, 3 से 4 आप पॉइंट मुझे बताओ एक्सपीरियंस कि रो कि हाँ भैया आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कि आप थर्ड सेमेस्टर कैसा गया था आपका। सो आपने आपकी गलतियां बता दी आपने कि हाँ भाई मैंने ये गलतियां करी थी। यस आपने बता दिया भाई यहाँ पे हम इस टाइम सो जाते थे या कुछ कर लेते थे, या हमने इस टाइम लाइब्रेरी जाके स्टडीज करी, ऐसे कैसे मैनेज किया, यस वैसे ही आपने ये बताया। यस। सो यही है मेरे भाइयों पूरी कहानी जो मुझे आप लोग के सामने बतानी थी, ठीक है? काफ़ी कम समय है, 5th सेमेस्टर के बाद में वैसे भी कोई कॉलेज में रहता नहीं है, तो कहानी ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 ही साल की है और वो भी बहुत जल्दी से गुजर जाएगी। क्यों? क्योंकि समय का पता क्यों नहीं चलेगा आपको? क्योंकि आप इतना ना इंगेज रहोगे ना, समय का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? तो जाइए, जो भी है आखिरी सांस तक लड़ेंगे, फाइट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। थर्ड सेमेस्टर है तो क्या हुआ, इतना दिन से यार हमने यात्रा तय कर लिया, अब एक मात्र 4 महीने का इस गेम है, करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वर्कलोड को कम करेंगे। मेन गेम जो है वो वर्कलोड को है, जो कोई बताता नहीं है, ठीक है? इस वर्कलोड के जो कॉन्सेप्ट को जो कर लिया, वर्कलोड मतलब कि सारे नोट्स सारे चीज़ अगर उसने पढ़ाई कर लिया तो उस जो 1 महीने का जो टाइम फ्रेम मिलता है 4th सेमेस्टर के बाद में, उसने वो सीपी में डाला, सीपी में स्पीड इंक्रीज हुआ, 5th सेमेस्टर में कंपनी आई, सिलेक्शन सीधे, ठीक है? तो ये पूरी जो है वो स्टोरी है, ठीक है जी? तो क्या किया जाए सेशन का, अब अंत किया जाए? यस सर, हाँ हमारा भी मैथ्स का टाइम है। हाँ, आप लोग का भी मेस का टाइम है, आप जा कर के खाना वाना खा लीजिए, सोचेंगे, ठीक है? जो भी बात मैंने यहाँ पे बताई उसके बारे में सोचेंगे, अपना थॉट प्रोसेस अप्लाई करेंगे और आपको डिसाइड करना है। अब आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन है, आप ये हो, ठीक है? अब आप एक्शन करो, जाके करो, पुराने आदतों पे रहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी बात, ठीक है? चलो, एट दिस नोट थैंक यू सो मच, ओके? अब हम लोग चलते हैं, ठीक है जी? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, चलो, ओके थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। ओके।